पेज नंबर 142 पे हमको पढ़ना कहाँ से, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। ये जारी किया जाता है आईक्यू एयर के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईक्यू एयर के द्वारा। आईक्यू एयर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? आईक्यू एयर कंपनी कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बर्न है। और ये 6वां संस्करण था इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट का क्या था? 6वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें बताया गया 134 देशों के, 134 देशों के लगभग 7,812 शहरों को, ठीक है, 7,812 शहरों के PM 2.5 का आकलन किया गया। PM 2.5 के वायु गुणवत्ता का आकलन किया गया, ठीक है। और PM 2.5 जो है माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की इकाई में दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। PM 2.5 को किसमें दर्ज किया जाता है? माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के, ठीक है, प्रति घन मीटर के स्थिति में। इसमें बताया गया, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 7 देशों ने PM 2.5 यानी PM 2.5 जो है WHO का जो दिशा निर्देश है कि 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब या उससे कम कर लिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग 7 देशों ने प्राप्त कर लिया लक्ष्य को। कौन-कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये 7 देशों का नाम याद रखना है, ठीक है। 7 देशों का नाम याद रखना है, 7 देशों का नाम याद रखना है, 7 देशों का नाम याद रखना है, ठीक है। अब 7 देशों का नाम अगर कोड लिखना चाहिए तो आई न्यूज, सभी लोग जानते हैं आयोग पर क्या था, अपनी मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा। पेज नंबर 144 42 सॉरी, पेज नंबर 142 अजय सर, ठीक है, पेज नंबर 142 पे, ठीक। तो आई जी न्यूज मतलब हम लोग जब मतलब जो आप लोग जानते हैं विद्यार्थियों के द्वारा, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जब वहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। अब आवाज नहीं जा रही मेरी? आ रही है सर आवाज। किसी आ रही है। तो जिसके पास आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से अपना कॉल को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करें। नेटवर्क इशू हो सकता हो या फिर आपके यहाँ आपके फोन में जो नेट है वो खत्म हो गया हो, 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अन्य लोगों को समस्या तो नहीं है आवाज की? चलिए ठीक है। तो देखिए इसकी इसका कोड जैसे मैंने जो समझा था बढ़िया लग रहा था। आईजी न्यूज आयोग वाले माफी मांगने आए, ठीक है। आईजी न्यूज आयोग वाले माफी मांगने आए, यानी नॉर्मलाइजेशन हटा देंगे ना। तो आई से हो जाएगा आइसलैंड। जी निधि मैम, पेज नंबर 142 पे। पेज नंबर कौन सर? 142। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो आईजी न्यूज आयोग वाले माफी मांगने आए, ठीक है। आईजी न्यूज आयोग वाले क्या करने आए? माफी मांगने आए। आईजी न्यूज आयोग वाले क्या करने आए? माफी मांगने आए, ठीक है। क्लियर है ये? अब इसको डिफाइन कर देते हैं। आई से क्या हो जाएगा? आइसलैंड। जी से क्या होगा? जी से क्या होगा? ग्रेनाडा। ग्रेनाडा, ठीक है। जी से क्या होगा? ग्रेनाडा होगा। और उसके बाद न्यूज से क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूज से क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। न्यूज से क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, ठीक है। और फिर आयोग से हो जाएगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद आयोग से छोड़ दीजिए, वाले भी छोड़ दीजिए। माँ से हो जाएगा क्या? मॉरिशस। और फिर माफी मांगने, मांगने भी छोड़ देना है। और फिर आ जाएगा आए, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर ए से हो जाएगा एस्टोनिया। ए से क्या हो जाएगा? एस्टोनिया। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है ये? आईजी न्यूज आयोग वाले माफी मांगने आए, ठीक है। आईजी न्यूज आयोग वाले माफी मांगने आए। चलिए, तो PM 2 पेज नंबर 142, पेज नंबर 142 आईजी न्यूज, ठीक है। आईजी न्यूज पेज नंबर 142 पे कोड क्या बन रहा है? आईजी न्यूज आयोग वाले माफी मांगने आए। आयोग वाले माफी मांगने आए, ठीक है। अब देखिए, इसमें बताया कि भारत में PM 2.5 की जो औसत वार्षिक सांद्रता है वो WHO के मानक से भी 10 गुना ज्यादा है। WHO के मानक से क्या है? 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। बेगूसराय विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित मेगापॉलिटन क्षेत्र है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय 2023 में विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेगापॉलिटन क्षेत्र कौन सा है? बेगूसराय है। बेगूसराय है, ठीक है। और भारत जो है तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। और तीनों जो देश हैं पड़ोसी, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान,
1, 2, 3, 4 जो शुरुआत की जो रैंकिंग है 1, 2, 3, 4 तो 3 जो है यही भारत के पड़ोसी और भारत के आस-पास देश हैं। पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर भारत है। तो बाप जो है भात खाता है, बाप जो है भात खाता है, ठीक है? बाप भात खाता है, दिल ढाका में छोड़ के आने के बाद, ठीक है? दिल ढाका में छोड़ के आने के बाद, ठीक है? बाप जो है बाप भात खाता है, दिल ढाका में छोड़ के आने के बाद, ठीक? क्लियर है? अब डिफाइन कर देते हैं, बाप भात खाता है, दिल ढाका में छोड़ के आने के बाद, ठीक? क्लियर है? बा से हो जाएगा बांग्लादेश, प से हो जाएगा पाकिस्तान, भा से हो जाएगा भारत, त से हो जाएगा तजाकिस्तान, ठीक है? बुर्किना फासो हटा देते हैं, छोड़ दिए हैं, अगर बनाना हो तो बना सकते हैं, ठीक है? वैसे 4 याद रखिए, लगभग हो जाएगा काम। तो बाप भात खाता है, दिल ढाका में छोड़ के आने के बाद विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है? ढाका है। नंबर 2 पे क्या है? ढाका है और तीसरे नंबर पे ओमागोडुगु है जो बुर्किना फासो की राजधानी है, बुर्किना फासो की राजधानी है, ठीक है? आगे बढ़ जाएँ, आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण, ठीक है? आइसोपॉड कहाँ खोजा गया है? कोल्लम, केरल के तट कोल्लम में, ठीक है? केरल के तट कोल्लम में खोजा गया आइसोपॉड की एक नई प्रजाति और उसका नाम रखा गया है जी अमित सर पेज नंबर 143 पे आ जाइए, पेज नंबर 143 पे। चलिए, तो आइसोपॉड एक नई प्रजाति है और इसका नाम क्या दिया गया? ब्रूसेथोआ इसरो। क्या नाम दिया गया है? ब्रूसेथोआ इसरो दिया गया है। चूँकि चंद्रयान 3 की सफलता और अन्य अंतरिक्ष यानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है? ब्रूसेथोआ इसरो। क्या नाम रखा गया है? ब्रूसेथोआ इसरो, ठीक है? उसके बाद और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए बस। ब्रूसेथोआ इसरो क्या है? भारत में पाई जाने वाली ब्रूसेथोआ जीनस की दूसरी प्रजाति है। बस इसके बाद कुछ मत पढ़िए, आगे बढ़िए, छोड़िए। आइसोपॉड बिना रीढ़ की हड्डी वाला जानवर। जी नाज़रीन मैम पेज नंबर 143 पे, पेज नंबर 143 चलिए, तो आइसोपॉड क्या है? बिना रीढ़ की हड्डी वाला अर्थात इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है? जीवों का समूह इनवर्टिब्रेट्स है। उसके बाद देखिए भारत तेंदुओं की स्थिति, भारत में तेंदुओं की स्थिति ये इम्पोर्टेंट है। आइसोपॉड उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस देख के नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? केरल में पाई गई। कहाँ पाई गई है? केरल में पाई गई है। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 ये इम्पोर्टेंट है। 29 फरवरी 2024 को रिपोर्ट जारी की है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से, जो उसके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र यादव। किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव ने जारी की है। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट 2022 यानी स्टेटस ऑफ द लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, ठीक है? 2022 इसके अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की जो आबादी है 13,874 है। कितनी है? 13,874 है, 13,874 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में तेंदुओं की आबादी कितनी है? 13,874 है, जो 67% यानी इसमें से कुल 67% जो आबादी है, जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न पिछली बार जो बाघ वाला आया था वो 70% वाला कुछ करके घुमाया था, तो ऐसे याद रखिएगा लगभग 67% यानी जो 67% है, दो तिहाई जो आबादी है संरक्षित क्षेत्रों में प्रोटेक्टेड एरिया में तेंदुओं की है। प्रोटेक्टेड एरिया में कितनी है? 2/3 है लगभग। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए हैं, उसके बाद सॉरी प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है, संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है 67%। 67% जो है प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है और प्रोटेक्टेड एरिया से क्या है? बाहर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। सनाया मैम कुछ बोलना है क्या आपको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से एक बार बोल दीजिए। सर बाहर है मतलब कहाँ? मतलब जैसे देखिए हाँ किसी जैसे मतलब देखिए एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया जो मान लीजिए सरकार ने संरक्षित बनाया है तेंदुओं के लिए, ठीक है? तो वहां पे नहीं है वो, जो तेंदुओं के लिए संरक्षित क्षेत्र है वहां पे नहीं है वो। दूसरी जगहों पे मान लीजिए जो किसी दूसरे जानवर के लिए संरक्षित है वहां पे रखे गए हैं, या फिर मान लीजिए कुछ बनाया गया हो, क्या कहते हैं, चिड़ियाघर टाइप का वहां हो, ठीक है? ऐसे। ओके सर। चलिए अभी सर किसी ने मैसेज किया, मैं मैसेज नहीं देख पाया, प्लीज सर या मैम जो भी आपने क्या मैसेज किया प्लीज। कौन थे? अरुण सर थे क्या शायद आप?
चलिए ठीक है फिर। तो देखिए सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की आबादी कितनी है? 371 है। वैसे आप सभी को पता है अनुच्छेद 371 पेज नंबर 143, पेज नंबर 143। चलिए उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की आबादी कितनी है? 371 है। और आप सभी को पता है कि अनुच्छेद कोड बनाया कुछ किसका? अरे इसी का तेंदुओं का। तेंदुआ का कोड क्या करेंगे? मध्य प्रदेश याद रखिए, हमेशा से मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र याद रखिए। मध्य महान या मध्य महक कर सकते हैं, तेंदुआ मध्य मह के अगर बनाम तो महाराष्ट्र कर्नाटक में अंतर हो सकता है सर, कंफ्यूजन हो तो गया सर, कहता हूँ तेंदुआ मध्य मह के, तेंदुआ मध्य मह के कर लीजिए ना, महक याद, महक लिखिए, महक, तेंदुआ मध्य महक, ठीक है। तो भी जोड़ दीजिए तो ये सीक्वेंस में है, ऊपर एमपी है, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र है, फिर उसके नीचे कर्नाटक है। बस वही इसीलिए नहीं बता रहे तो ठीक है, लेकिन आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते तेंदुआ मध्य महकत, कोड बढ़िया है, तेंदुआ मध्य महकत, तेंदुआ मध्य महकत, ठीक है, तेंदुआ मध्य महकत। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 371 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 371 है। और अनुच्छेद 371 में आप सभी को बता दिया गया था, अनुच्छेद 371 में जिन राज्यों का क्रम था, यमजी नाम आते सिमी अरगो, ठीक है, सिमी अरगोक ई नहीं, यमजी नाम आते सिमी अरगोक, सिमी अरगोक ई नहीं। ये कोड सबको याद है या फिर भूल गया है सबको? कितने लोगों को ये कोड याद है अभी तक? पीछे बताया गया है। चलो तब तो ठीक है, जिन लोगों को याद है। और एक दूसरी चीज, आप लोग बार बार ये कोड वाली चीज पूछ रहे हैं कि सर कोड बता दीजिए इसका, इसका कोड। आप लोगों से बार बार बोल रहे हैं कि जो यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है हमने अपने जो हाई फाई स्टडी 94, ठीक है, विद भागीरथी त्रिपाठी, उसमें मतलब लगभग हमको लगता है कि जो जो कोड आप लोग पूछ रहे हैं वो सारे कोड पड़े हुए हैं। वो हिस्ट्री का अलग बना हुआ प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद कुछ का प्लेलिस्ट एक साथ में है ना, तो वहां पे चले जाइए। उसके साथ साथ 2023 का पेपर, पीसीएस का 2021 का पीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर, ठीक है, प्री और मेंस का, सब वहां पे मतलब डिटेल में पढ़ाते हुए, क्योंकि अगर हम आपको 15 एक हफ्ते में सॉल्व भी कराएंगे लास्ट में, तो उतना डिटेल में नहीं कराएंगे जितना वहां पे पढ़ा हुआ है। वहां पे चूंकि एक एक घंटे का वीडियो देख रहे हैं, वहां पे एक एक घंटे का वीडियो पूरा पड़ा हुआ है, एक एक डेढ़ घंटे का पढ़ा के। और यहाँ पे हम बहुत जल्दी से आपको सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए अभी भी मतलब आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, लगा के उसको सुन लीजिए, ठीक है। डिटेल में उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। जरूरी है, वरना हम अभी तक क्यों नहीं डाल रहे थे आप लोगों के पास, लेकिन हमें लगा कि उतना हम पढ़ा नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी में, आप लोग उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। चैनल को वहाँ पे इसीलिए ग्रुप में डाल दिया गया है, ठीक है, आप लोग उसको कर लीजिए। और हमको लगता है कि 30 या 40 वीडियो के आसपास है जो आप लोग देख सकते हैं खाना पीना खाते समय, कुछ भी करते समय, ठीक है। चलिए, तो भारत में तेंदुओं की स्थिति जो रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में 371 है। एमजी नाम अगर लिखना चाहते हैं, क्या बोल दें एक बार, लिखना चाहेंगे आप लोग कोड इसको? जी सर। चलिए ठीक है, फिर लिख लीजिए। एमजी नाम डिफाइन नहीं करेंगे, एमजी, एम जी, फिर NAM, NAM, एमजी नाम, हो गया ना, एमजी नाम, फिर लिखिए आते, आ और ते, यमजी नाम आते, यमजी नाम आते, फिर लिखिए सिमी, सिमी, सिमी अरुगोक, सिमी अरुगोक, और आगे जोड़ दीजिए ई नहीं, ई फॉर एलिफेंट, यानी ABCD शुरू होता है लेकिन ई नहीं आती है इसमें पूरे लाइन में। ई आती है किसी राज्य के लिए नहीं है, वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, स्पेशल आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, 371 ई में जो प्रावधान है उसी के तहत, ठीक है। 371 ई में जो है हमने बहुत अच्छे से समझा इसको, ई से एजुकेशन होता है, और वो ई से क्या हो जाएगा, एजुकेशन। 371 ई जो है किसके लिए? एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो यम जी नाम आते, NAM नाम आते, फिर हो जाएगा सिमी और गोक ई नहीं, ठीक, क्लियर है? और सर क्लियर है? जी सर, जी सर। अब इसको डिफाइन कर लेंगे या फिर हम डिफाइन करवा दें? यमजी यानी महाराष्ट्र गुजरात हो जाएगा, यंस हो जाएगा नागालैंड, एस हो जाएगा असम, फिर नाम यम्स हो जाएगा मणिपुर, यमजी नाम आते, आज हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना डी में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डी में है, फिर ई छोड़ दीजिएगा, आते सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, ठीक है।
एक बार आप बेयर एक्ट या फिर पॉलिटी खोल लेंगे तो देख लेंगे, वहां पे सब लाइन से मिल जाएगा, बस हमको कोड बता दिए आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अनुच्छेद 371 में उत्तर प्रदेश की तेंदुओं की आबादी है, तेंदुओं की क्या है आबादी, अनुच्छेद 371 बता दी। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल आबादी कितनी है 371 है, कोरिलेट कर दी है इसलिए याद रहेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए हैं। वैसे जो बाघ से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं, सर्वाधिक बाघ कहाँ पर है, सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ठीक है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या, कर्नाटका है। ठीक है ठीक है, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 324। प्रदीप सर आप बताइए, प्रदीप सर। सर 255। 255। 255, ऋषु मैम आप बताइए। सर कंफर्म नहीं, शायद 205 ठीक है सर। सर मुझे भी लग रहा है 205 है। एक बार देख लो तो फिर। 205 है सर। जो 23 में जनगणना आई थी, शायद 23 के बाद कोई आई नहीं है सर। जो 22 के बाद की जनगणना थी उसमें सर यूपी में 205 थे। मैम एक बार देख लीजिए, 205 ही है सर। देख लीजिए बस रुक जाइए, अब एक बार देख लेने दीजिए तब फिर बोलिए। सर चेक कर लिया सर, 205 ही है सर। ठीक है, सर 32 की वृद्धि हुई है उसमें और अब 205 हो गए। पिछली बार 173 थे 2018 में। नहीं आपने जब बता दिया 32 की वृद्धि हुई तुरंत मुझे हो गया कि अब 205 ही है एग्जैक्ट, क्योंकि 173 तो पिछली बार रिपोर्ट में पड़ी थी, 173 मुझे याद था, लेकिन 32 की जो वृद्धि हुई है तो 205 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, 205 है, 205, ठीक है। और यहीं लिख लीजिए यूपी में बाघों की संख्या कितनी है, 205 है। और भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है, कौन बताएगा, एंड कीजिए। भारत में कुल बाघों की संख्या, जी कन्हैया सर बताइए। 3682 से। 3682, ठीक है। अवधेश सर आप बताइए। हाँ सर 3682। ठीक है, 3682 याद रखना है, 3682, ठीक है। चलिए, अब देखिए भारत में तेंदुआ का वैज्ञानिक जो नाम है क्या है, भारतीय जो तेंदुआ है उसका वैज्ञानिक नाम है क्या है, पैंथेरा पॉड्स फ्यूस्का, क्या नाम है, पैंथेरा पॉड्स फ्यूस्का, ठीक। उसके अलावा जो भारतीय तेंदुआ है, भारत के अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में पाया जाता है, घूमते टहलते चले जाते होंगे चाय पानी करने के लिए सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसी है तो चाय पानी होता रहता है ना। लेकिन संकटापन्न है, दूसरे देश में जाएंगे तो जाहिर सी बात है दौड़ा दौड़ा के क्या करेंगे, सब ले पकड़ लेंगे, कुछ और कर देंगे, ठीक है। IUCN की जो रिपोर्ट है, यानी रेड लिस्ट जो है, IUCN की जो रेड लिस्ट आती है उसमें किसमें है, नियर थ्रेटेड में है, किसमें नियर थ्रेटेड में है, संकटासन्न है, ठीक है, संकटासन्न। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति 2023, हिम तेंदुओं से संबंधित जो रिपोर्ट है जनवरी 2024 में जारी की गई थी। और स्नो रिपोर्ट कहाँ पाया जाएगा, जाहिर सी बात है कि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाएगा, और इसकी जो अनुमानित संख्या वो 718 है, कितनी है, 718 है, अनुमानित संख्या कितनी है, 718 है। बढ़ते हैं आगे, भारत में सर्वाधिक हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, लद्दाख में, कहाँ पर है, लद्दाख में, सर्वाधिक हिम तेंदुए कहाँ पाए जा रहे हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है। और हिम तेंदुआ का, जी सुधा मैम कुछ बोलना है क्या आपको, पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 144, पेज नंबर 144। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा अंसिया, क्या नाम है, पैंथेरा अंसिया या हाँ पैंथेरा अंसिया है, ठीक है। और ये भी IUCN की रेड लिस्ट में किसमें है, वल्नरेबल में, किसमें, वल्नरेबल में है, ठीक है। और प्रोजेक्ट स्नो रिपोर्ट यानी स्नो लेपर्ड की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है शुरू किया गया था 2009 में। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक गेम्स, सॉरी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो है, खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है 2024, इसका शुभंकर क्या है, एक हिम तेंदुआ है जिसका नाम क्या है, सीन ए सी, क्या है, सीन ए सी, जिसका अर्थ होता है शान, जिसका अर्थ क्या होता है, शान होता है, क्या होता है, शान, ठीक है। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को, यानी 23 अक्टूबर, इस समय नवंबर चल रहा है, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन का दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो 23 अक्टूबर को क्या है, हिम तेंदुआ, जोड़ लीजिए उसी से कोरिलेट करके। हिम तेंदुआ दिवस कब है, यूनाइटेड नेशन से एक दिन पहले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर कौन है, CNC है। वैसे शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होना है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, फ्रांस में। प्रदीप सर आप बताइए। फ्रांस सर।
फ्रांस के किस शहर में नीलिमा मैम? फ्रांस के एल्प्स में सर। नीलिमा मैम आप बताइए फ्रांस के किस शहर में जी? नहीं सर आप रुक जाइएगा। प्रदीप सर बोलिए किस शहर में है? सर लियोन में। फ्रांस के लियोन में। रोहित सर आप बताइए, कुछ अलग लगा रहा है नाम। सर आल्प्स में होगा ना सर, आल्प्स फ्रांस में। तो आल्प्स कोई जिला है? आल्प्स कोई वो है शहर? शहर का नाम क्या सर है? फ्रेंच एल्प्स। फ्रेंच आल्प्स। हाँ सर फ्रेंच एल्प्स है, सही बोल रहे हैं। यस फ्रेंच आल्प्स, ठीक है। यस। वो जगह का नाम देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर फ्रेंच आल्प्स में होगा। ठीक है, 2026 में होगा। कब होगा? 2026 में होगा, शीतकालीन ओलंपिक, याद रखिएगा। ठीक है, प्रदीप सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए ठीक है, बता दिए। आ जाइए बर्नी हाट। बर्नी के हाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। मतलब जितने प्रदूषित आ रहे हैं सब भारत में ही है क्या? एक बेगूसराय उधर मिल रहा है, इधर बर्नी हाट मिल रहा है, ये क्या बात है भाई? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बर्नी हाट है। स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है CREA। कौन है? CREA। रोहित सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर जब 2026 वाला आपने पूछा है वो शायद इटली में होना है ना, या 2030 वाला होना है फ्रेंच एल्प्स फ्रांस में? आप लोग बता कौन से हैं? आप हम इसीलिए कुछ अभी नहीं बोल रहे थे क्योंकि जानते हैं क्या, मुझे इटली का याद है। इटली का क्या नाम है उसका? मिलान मिलान, हाँ इटली का मिलान। इटली का मिलान मुझे याद है। आप लोग फ्रांस जब बोलने लगे ना, मुझे खुद कंफ्यूजन हो क्योंकि बीजिंग में जब हुआ था तो बीजिंग के बाद इटली को दिया गया था। मुझे इतना याद था कि बीजिंग ओलंपिक 2024 जो 22 हुआ था उसका प्रश्न आया था 2021 वाले आरओ में। ठीक है, उससे प्रश्न आया था 2021 के आरओ में। ठीक है, तो वो 2021 में या 2017 वाले में जिसमें भी था मुझे याद है, वो प्रश्न आया हुआ था। तो तुरंत जब हुआ था उसके बाद मुझे पता था कि ये इटली में गया है, लेकिन आप लोगों ने फ्रांस बोला तो हमें लगा कि हो सकता है मुझे ही डाउट रहा हो, तो मैं अभी कुछ बोला नहीं। फिर मैं जाकर भी रिसर्च देखता, फिर आप लोगों को बताता। ठीक है, चलिए। तो इटली के मिलान शहर है। ठीक है, इटली के मिलान शहर में 2030 वाला कहाँ पर है? फ्रांस में है। चलो दोनों कंफर्म हो गया, दोनों लिख लीजिए यहीं पे। दोनों कंफर्म हो गया, दोनों लिख लीजिए। दोनों कंफर्म है, दोनों लिख लीजिए यहीं पे। 2026 का कहाँ है? इटली के मिलान में। और 2030 का कहाँ है? फ्रांच आल्प्स में। कहाँ पर है? फ्रेंच आल्प्स में। ठीक, क्लियर है सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बर्नी हाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, और एजेंसी है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक, इसमें ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई। ट्रेसिंग द हेजी एयर, ठीक है, ट्रेसिंग द हेजी एयर। और ये जो रिपोर्ट है देश में वायु प्रदूषण के स्तर में कटौती करने के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी की शुरुआत कब की गई थी? हैंडरेज कीजिए जल्दी से, कोई बोलेगा नहीं। एनसीएपी की शुरुआत कब की गई थी? जी नितिन बताओ। नितिन, रेशो मैम आप बताइए। सर डाउट आ रहा है, या तो 19 था या 15 था सर। आई थिंक 19 था। 19 है, 19 है। पांचवी रिपोर्ट 2019 है। प्रदीप सर आप चलिए ठीक है, 2019 से ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ है। 2019 था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और इस रिपोर्ट में 227 शहरों को शामिल किया गया। कितने? 227 शहरों को शामिल किया गया है। और जिसमें 2023 मतलब जिनके वर्ष 2023 में 75% से अधिक दिनों में वायु गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध है। ठीक है, यानी उन शहरों को शामिल किया गया है जिनमें 75% से अधिक दिनों को, यानी 365 दिन में से 75% हटा 75% निकाल देंगे। जितना दिन आए उसमें PM10 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसी के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और बर्नी हाट कहाँ पर है? मेघालय में है। बर्नी हाट कहाँ पर है? मेघालय में है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्नी हाट। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? बर्नी हाट है। और उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे नंबर पे है। ये देखिए मजे की बात है, प्रश्न पक्का बनेगा। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा का है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? बब्बे बब्बे जी बब्बे जीनो श्री छपरा। बब्बे जीनो श्री छपरा। बब्बे जी नो श्री छपरा। ग्रेटर नोएडा को पूरा लिखिएगा जीनो, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जब भी आता है एग्जाम में कंफ्यूज बहुत करता है। ठीक है,
नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के 7 शहर जो है टॉप 50 में है, टॉप 50 में है, ठीक है। टॉप 50 में 7 हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों है। ग्रेटर नोएडा पहले पे है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा क्या है, उत्तर प्रदेश में पहले पे है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, नोएडा है, ठीक है। चलिए, तो बब्बे, चीनो, श्री छपरा, उसके बाद पीएम 2.5 में साधना बर्नीहाट भी, पीएम 2.5 और पीएम 10 में दोनों में बर्नीहाट है, दोनों में क्या है, बर्नीहाट है, ठीक है। बर्नीहाट मेघालय में है। बर्नीहाट कहाँ पर, मेघालय में। बेगूसराय बिहार में है। और इसके अलावा कोई जरूरत नहीं, बर्नीहाट बस याद रखिए, बर्नीहाट कहाँ पर है, मेघालय में। बर्नीहाट कहाँ पर, मेघालय में है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ का है, ये हो रहा है पेंच अभ्यारण्य, पेंच बाघ अभ्यारण्य है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच बाघ अभ्यारण्य हो रहा है। पेंच बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, कौन बताएगा। पेंच बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, जी निधि मैम बताइए आप। एमपी महाराष्ट्र में दोनों में है। हाँ। एमपी में 90% है, शायद 10% महाराष्ट्र का देखिए, है। मध्य प्रदेश में जो बाघ अभ्यारण्य है उसका कोड मैंने बनाया है, सतकोसी बापकाना पेंच मध्य की माँ है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को जरूर रिपीट कर दी। सतकोसी, सतको सतकोसी, सतकोसी बाप कान्हा, बाप कान्हा पेंच मध्य की माँ है। अब आप जाके जो नेशनल पार्क है वहां पे खोज के लिखिएगा, एक एक ठो 9 नेशनल पार्क है, इस कोड में हो जाएगा। सतकोसी बाप कान्हा पेंच मध्य की माँ है। अब यहाँ डिफाइन मत करवाइएगा आप लोग, ठीक है, टाइम आगे बढ़ेगा। सतकोसी हो जाए, हैंड रेज कर दिएगा, सतकोसी, ठीक है। सतकोसी की जगह कोसा हो जाएगा, ठीक है, सा से वहां पे है, ठीक है। सतकोसा, सतकोसा बाप कान्हा पेंच मध्य की माँ है। क्लियर है सबको, सतकोसा बाप कान्हा पेंच मध्य की माँ है। आप लोग खोज लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम कल फिर से बता देंगे, ठीक है। खोज लीजिएगा आप लोग, पहले एक बार नेशनल पार्क जो 105 या 106 उत्तर भारत में पूरे। पल्लवी मैम कुछ छूट गया क्या आपका, पल्लवी मैम कुछ छूट गया क्या, नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है। शुभम सर कुछ छूटा है क्या आपका, जी सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए, बर्नीघाट बेगूसराय में आ गया तो क्या लगाएंगे और कैसे अंतर करेंगे, क्या पूछेगा सर। मतलब आप बर्नीहाट और बेगूसराय में अंतर मतलब नहीं समझ पा रहे क्या, भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा CRE के अनुसार तो आपको लगाना है बर्नीहाट, और पूछेगा IQ एयर के अनुसार तो आपको लगाना है बेगूसराय। वो दे देगा सर? किसके ये अनुसार, डीए रहेगा क्या? हाँ वो दिया रहेगा, वो दिया रहेगा। अगर नहीं देगा तो बर्नीहाट या बेगूसराय दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, बर्नीहाट और बेगूसराय ओके दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। IQ एयर देगा तो वहाँ बेगूसराय रहेगा, और अगर यहाँ देगा शेरा वाला तो यहाँ दोनों ऑप्शन में रहेगा, तब बर्नीहाट लगा दिए सर्वाधिक प्रदूषित में, ठीक है। चलिए, तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ लग रहा है, पेंच बाघ अभ्यारण्य में लग रहा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। पेंच बाघ अभ्यारण्य में एक रात्रि वेधशाला यानी नाइट ऑब्जर्वेटरी भी स्थापित की गई है, ठीक है। पेंच अभ्यारण्य में जो पेंच बाघ अभ्यारण्य है, यहाँ पर एक नाइट ऑब्जर्वेटरी भी स्थापित की गई है, ठीक। इसके अलावा एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है जो पेंच बाघ अभ्यारण्य में लग रहा है, ठीक है। पेंच अभ्यारण्य जो लग रहा है एशिया का 5वां डार्क स्काई है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जो 5 अन्य लगे हुए कहाँ पर लगे हैं, ताइवान में लगा है, हेहुआन में। एक लगा है जापान में, इरियोमोटे इशिगा इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। इरियोमोटे इशिगाकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जापान में। फिर कोजुशिमा डार्क स्काई आइसलैंड कहाँ पर है, ये जापान में आइलैंड है, ठीक है। और उसके बाद एयोंग यांग फायर फ्लाई इको प्लास, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है, दक्षिण कोरिया में। उसके बाद आइए, डार्क स्काई इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय डार्क स्थल जो कार्यक्रम है विश्व भर में उन समुदायों और पार्कों को संरक्षित करने का प्रमाणित करता है जो उत्तरदायी प्रकाश नीतियों यानी लाइटिंग पॉलिसीज और साथ में सार्वजनिक शिक्षा के माध्यम से अंधेरे स्थलों यानी डार्क साइड की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं, उन्हें डार्क स्काई, ठीक है। डार्क स्काई पार्क क्या है, डार्क स्काई पार्क वही है जो रात्रिकालीन आकाश को कृत्रिम प्रकाश से होने वाले प्रदूषण से संरक्षित करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट होते हैं, ठीक है।
मतलब कुल मिला के वहां पे कृत्रिम प्रकाश रोका जाएगा, कृत्रिम प्रकाश नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी तरह से, जिससे कि क्या हो, जो डार्क है स्काई जो है वो हमेशा डार्क रहे। क्या रहे? स्काई जो है हमेशा डार्क रहे। ठीक। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित हो रहा है? तो लद्दाख में हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई यानी फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित हो रहा है? फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है। और जो पूर्वी लद्दाख के हानले गांव में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। यानी दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई जो अभ्यारण्य है कहाँ स्थापित हो रहा है? हानले गांव लद्दाख में। कहाँ हो रहा है? हानले गांव लद्दाख में, जो कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत है। किसमें है? चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। अब दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लद्दाख में है। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है। उसके बाद देखिए इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में स्थित है। एक तीसरा प्रश्न बन सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है? बेंगलुरु में। क्लियर है यहाँ तक सभी का? यहाँ तक सभी का क्लियर है? चलिए, तो हालने में भारतीय खगोल वेधशाला भी है। ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। और जो भारत में यानी इसकी वेधशाला की जो माध्य ऊंचाई है मीन सी लेवल है 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। आइए नीलगिरी तहर के लिए संरक्षण के लिए जो प्रयास हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? तमिलनाडु में। कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है नीलगिरी तहर को सुरक्षित करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तमिलनाडु में। नीलगिरी जो है तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। तो सभी लोगों को सूचित कर दें कि सर जुड़ चुके हैं और हम लोग सीधे चलते हैं सर के पास। अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और कोड में सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आज सर देखिए खनिजों से संबंधित क्या क्या खजाना ले आए हैं सर। जी सर। उत्तर प्रदेश गुणों की खान है, त्रिदेवों की खान है। यहाँ पर जो खनिज है, खनिज के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के दृश्य केवल 3% खनिज पाया जाता है। ठीक है। तो त्रिदेव से 3% खनिजों को आप दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये होगा कि भारत में जो उत्तर प्रदेश का खनिजों में योगदान है वो 3% है। दूसरा, जो जिले हैं वह केवल 12 जिले हैं जहां पर खनिज पाए जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पहली जो खनिज नीति घोषित की गई है 1998 की यूपी की, उसमें 12 जिलों को शामिल किया गया है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वाह रे जिले जो गुणों की खान है, या वाह रे गुणों की खान। वाह रे का मतलब क्या हो जाएगा? वाह रे को आप 12 से जोड़ सकते हैं, वाह रे। ठीक है, 12 वाह रे। ठीक। अब तो ये जो 2-3 तथ्य हुए, पहला ये हुआ कि 3% है खनिज में योगदान। दूसरा, जो पहली खनिज नीति है 1998 में घोषित की गई। आप वन नीति की चर्चा करिए, जिसमें याद करिए, जिसमें हमने 1952 में पहली वन नीति घोषित की गई थी, और दूसरी वन नीति जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 उसी के आलोक में 1998 में घोषित की गई थी। तो जो दूसरी वन नीति है और जो पहली खनिज नीति है, दोनों का वर्ष एक ही है। ठीक है। और उस वन नीति में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो 12 जिलों को आप वाह रे गुणों की खान, मतलब खनिजों की खान से वाह रे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तथ्य हुआ। अब उसके बाद फिर दूसरी जो खनिज नीति घोषित की गई है 2017 में घोषित की गई। तो इस प्रकार से जो नवीनतम खनिज नीति है 2017 की है। तो ये खनिज नीति के संदर्भ में 2 तथ्य हैं, 1998, दूसरा 2017, और 12 जिले हैं। अब जो वो 12 जिले हैं उनमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, या इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं, या मुख्य जो खनिज है, प्राय जो उत्तर प्रदेश में प्रश्न पूछा जाता है वह यह खनिज कहाँ पाया जाता है। तो हम एक एक करके जो खनिज है उनकी दृष्टि से शुरू करते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं चूना पत्थर को। ठीक है। तो चूना पत्थर जो है वह कहाँ पाया जाता है, आप लोग कोई बता सकता है? सर मिर्जापुर और सोनभद्र में। बिल्कुल, मिर्जापुर में पाया जाता है और सोनभद्र में पाया जाता है।
मिर्जापुर का जो क्षेत्र है कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है, उसमें गुरुमा, कनाज, बाबूहारी और रोहतास ये क्षेत्र हैं। तो आप ऐसे इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। गुरुमा मतलब मिर्जा की गुरु को, माँ को, बाबूहारी माने बाबू को, रोहतास माने रोहित ने चूना लगा दिया। ठीक है, आप इसमें गुरु को जोड़ सकते हैं मतलब हमको, माँ को जोड़ सकते हैं कि बाबूहारी है, बाबू माने पिता को, और किसने चूना लगा दिया, रोहतास माने रोहित ने चूना लगा दिया, या रोहित ने चूना लगा दिया। तो इस प्रकार से मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है वह नहीं भूलेगा। सोनभद्र का जो है कजराहट क्षेत्र है। रिपीट कर दीजिए, कोड रिपीट कर दीजिए। अच्छा, कोड रिपीट कर दीजिए सर। रिकॉर्डेड क्लास रहने दीजिए सर, रिकॉर्ड सुन लेंगे लोग। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं। मिर्जा के गुरु को, माँ को गुरुमा क्षेत्र है। दूसरा बाबू को बाबूहारी क्षेत्र है। रोहतास है, रोहित ने चूना लगा दिया। चूना लगा दिया मतलब चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सोनभद्र है। सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र है। तो कजरा वाली ने चूना लगाया है। ठीक है, ऐसे, या सोने की कजरा ने चूना लगा दिया है, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, बहुत अगर आपको ध्यान रखना है तो सोनाक्षी सिन्हा को भी याद कर सकते हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने इकबाल को चूना लगा दिया, या इस प्रकार से आप ऐसे दिमाग में चीजों को बैठा सकते हैं कि कैसे बैठाया जा सकता है। कजराहट क्षेत्र जो है केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है, केवल और वो दूसरा एक और क्षेत्र है कजराहट का, जिसमें वहां पर जो है डोलोमाइट भी पाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है यहाँ डोलोमाइट भी पाया जाता है। तो इसको ऐसे बैठा सकते हैं कि सोने का गजरा देख के मन डोल गया। डोलोमाइट का मतलब क्या होता है, वो एक आप लोगों ने फिल्मी गाना सुना होगा, मेरा तन डोले मेरा मन डोले। तो यहाँ पर सोनाक्षी माने सोनभद्र हो गया। सोनाक्षी के गजरे को देख करके आप सबको मन नहीं डोलना चाहिए, जो उसके पति है जाहिर इकबाल, उनका मन डोलना चाहिए। ठीक है, बाकी सब फिल्मी अभिनेत्री है, नायिका, उनकी कला को देखिए, अपने मन को डुलाइए, तन को डुलाइए, डांस वांस करिए, लेकिन यहाँ पर इसको दिमाग में बैठाइए। डोलोमाइट सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र है जहाँ पाया जाता है। कजराहट क्षेत्र में चूना भी पाया जाता है। अगर मन डोलेगा तो चूना लगेगा, इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ सकती हैं। देखिए कि सीता जी का मन सोने की हिरण को देख करके डोला था और कितना बड़ा चूना लगा। आप सबको पता है सीता का जो अपहरण है वह ये संदेश देता है कि अगर हम सोने के पीछे भागेंगे तो चाहे वो जगत माता ही क्यों ना हो, उनको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तथ्य आप ऐसे मस्तिष्क में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो जो चूना पत्थर वाला है क्लियर हो गया। मिर्जापुर है, सोनभद्र है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मिर्जा को सोने के चक्कर में चूना लग गया तो दोनों जिले हो जाएंगे, मिर्जापुर भी हो जाएगा और सोनभद्र हो जाएगा। मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वह कौन कौन सा है, गुरुमा क्षेत्र है, बाबूहारी क्षेत्र है, रोहतास क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको हमने आपको बता दिया है कि गुरु माँ को, मिर्जा की गुरु को, माँ को, बाबू को रोहित ने चूना लगा दिया। ठीक है, फिर सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र है, बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये प्रश्न पूछा गया है, कजराहट को ध्यान में रखिएगा। और फिर इसी यहाँ से जो चूना उत्पन्न होता है मिर्जापुर का चुनार क्षेत्र है, और दूसरा सोनभद्र का चुर्क और डल्ला में सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। इसको हमने ऐसे याद किया था, सीमेंट को चूर कर डाला, तो चुर्क और डल्ला है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ध्यान में रखना है कि सोनभद्र का है तो सोने को चूर कर डाला, तो चुर्क और डल्ला हो गया। और मिर्जापुर का चुनार क्षेत्र है, मिर्जा को चूना लगा ही है। तो इस प्रकार से दोनों, ये यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है, ये दिमाग में आपको रखना है, पूछा गया है। ठीक, उसके पश्चात फिर कोयला है। जो कोयला है ये सोनभद्र का गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। जो सोनभद्र की गोंडवाना चट्टाने हैं, और प्रदेश का सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र है वो सिंगरौली है। ठीक है, ये भी कहाँ है, यहाँ सोनभद्र में ही है, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र। ये बार बार पूछा गया है, तो आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। इसको दिमाग में बैठाने के लिए यही है कि जो सोने की रोली है ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं, सिंगरौली सोने की रोली। और फिर क्या है, कोयला है तो काली हो गई,
सोने की रोली काली हो गई। इस प्रकार से दिमाग में बैठा सकते हैं, या बैठा सकते हैं कि काला सोना मिलते ही लोग स्पिनिंग करने लगते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, मुझे तो ये लग रहा है कि सोने की रोली काली हो गई, तो इस प्रकार से इसको ये बैठ जाएगा आपके दिमाग में। दूसरा ग्रेफाइट है, और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ओबरा ताप विद्युत और सिंगरौली संयंत्र में से यहाँ से जो ये प्राप्त कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ से कोयला का उत्पादन किया जाता है सिंगरौली क्षेत्र से, ठीक है, और बिजली ओबरा ताप विद्युत से प्राप्त की जाती है, ठीक। उसके बाद ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कोई बता सकता है कहाँ से किस जिले में मिलता है? जो साइंस वाले हैं वो बताएं, ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है कि सुचालक होता है? चालक होता है कि कुचालक होता है? चालक हाँ, कंडक्टर होता है। और कहाँ पाया जाता है? प्रदेश में हमीरपुर में, झांसी एरिया में सर। हमीरपुर में विशेष रूप से इसको हमीरपुर है सर। केवल इसका उत्तर हमीरपुर ही है। इसको आप ऐसे बिल्कुल बैठा सकते हैं कि हमारे पुर में फाइट माने झगड़ा होता है ना, हमारे ही पुर में फाइट कर रहे हो। हमीरपुर माने हमारा पुर, और ग्रेफाइट माने फाइट का मतलब झगड़ा, हमारे ही पुर में फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पुर का मतलब हमीरपुर हो गया, फाइट का मतलब ग्रेफाइट हो गया, ठीक। और अगर आप नहीं याद करेंगे तो फिर बाद में हम आपके पुर में आकर के फाइट करेंगे आपसे, ठीक है। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हमारे पुर में फाइट मतलब हमीरपुर में ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट आपका बिल्कुल तैयार हो गया। उसके पश्चात है बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बांदा चंदौली एरिया, बनारस में है, चंदौली है और ललितपुर है, ठीक है। बांदा है, चंदौली है और ललितपुर है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ललितपुर माने लाल को, ठीक है, और चंदौली माने चांदी, और बॉक्साइट को बक्सा कर सकते हैं। बॉक्साइट मतलब बक्सा। बॉक्साइट क्या हो गया? एक बक्सा हो गया। बक्से में किसको बंद करना है? चांदी को, माने चंदौली हो गया। बंदे के लाल को चांदी के बक्से में बंद कर दो। तो बंदे माने हो गया बांदा, लाल माने ललितपुर हो गया, चंदौली चांदी माने चंदौली हो गया, और बक्सा का मतलब क्या हो गया? बॉक्साइट, ठीक है। तो बक्से में ऐसे भी याद कर सकते हैं, बक्से में चांदी के बक्से में माने चंदौली हो गया, लाल को, और किसके लाल को? बंदे के लाल को बंद कर दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बंदे माने बांदा हो गया, बॉक्साइट माने बक्सा हो गया, और किसको बंद करना है? लाल को माने ललितपुर हो गया। तो इस प्रकार से आपके तीनों जिले दिमाग में बैठ जाएंगे। बॉक्साइट माने बक्सा हो गया, बक्से में किसको बंद करना है? चांदी को। इसे भी लोग बक्स बंद किए रहते हैं, ठीक है। किसके लिए बंद किए रहते हैं? लाल के लिए। और कौन बंद करता है? बंदा माने व्यक्ति जो भी होता है। इस प्रकार से बंदा माने बांदा हो गया, बंदे ने लाल को चांदी के बक्से में बंद कर दिया, ये भी कर सकते हैं, या लाल के लिए चांदी को बक्से में बंद कर दिया। तो बक्से का मतलब हो गया बॉक्साइट, बांदा और चंदौली और ललितपुर, ठीक है। उसके बाद डोलोमाइट हम आपको बता ही चुके हैं। सोनभद्र का कजराहट क्षेत्र है, और इसको सोने के देख करके मन डोल गया सीता का, ऐसे दिमाग में रख सकते हैं ना, सोने का हिरण देखकर सीता का मन डोल गया। सबसे अच्छा ऐतिहासिक और पौराणिक कोड है, ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा को जाने दीजिए, सीता माँ को याद करिए। सोने का हिरण देख करके सीता का मन डोल गया। सोने का हिरण माने सोनभद्र हो गया, डोलोमाइट माने डोलोमाइट खनिज ही है, ठीक है। और इस प्रकार से सोनभद्र में है, ये दिमाग में आपके बैठ जाना, मतलब सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। हमने आपको ये बताया था कि सोने का मतलब सोनाक्षी सिन्हा का कजरा देख करके जाहिर इकबाल का मन डोल गया, ऐसे भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं, जैसे भी आपको बैठाना हो, ठीक है। उसके बाद बांदा जिले में पाया जाता है, तो बंदे का मन डोल गया, ठीक है। बंदा जिले माने सोने का कजरा देख करके बंदे का मन डोल गया। तो इस प्रकार से बंदा माने बांदा हो गया, कजराहट क्षेत्र हो गया, और इसका है सोनभद्र का। और कौन सा खनिज पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है। बात समझ आ गई? डोलोमाइट माने डोलना। डोलोमाइट ऐसा खनिज है केवल जो 2 जिलों में पाया जाता है, सोनभद्र में और बांदा में। सोनभद्र का जो कजराहट क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद
कांच बालू है, सिल्का सैंड है, जहां का मैं हूँ शंकरगढ़ का, ये मेरा ही क्षेत्र है, इसलिए आप हमको अगर याद रखते हैं तो बालू को भी याद रखिए, ठीक है। और ये शंकरगढ़ का क्षेत्र है, और चंदौली का चकिया क्षेत्र है, झांसी का मुंडारी है। बस विशेष रूप से यही पूछा जाता है सबसे, मतलब जब मैं कक्षा 8 में कक्षा लिया करता था तो हमारे गुरु जी बताए थे कि एशिया का सबसे प्रॉस्परस जो सिल्का सैंड का एरिया है वह शंकरगढ़ का ही है। और जो आप कांच देखते हैं खिड़कियों में, जो कांच है सारी चीज बनी होती है, इसी जो वहाँ का सिल्का सैंड है नीचे पाया जाता है, वहां से मिलती है। तो इस प्रकार से प्रयागराज का शंकरगढ़ क्षेत्र, मेजा क्षेत्र, और इसको चित्रकूट क्षेत्र को इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है ये इंडालुसाइट, यह केवल सबसे ज्यादा 78% पाया जाता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। 78% बनना है, पूरे देश का 78% इंडालुसाइट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। इंडालुसाइट को आप अंडे का साइट दिमाग में बैठा सकते हैं, ठीक है। और साइट माने दृश्य होता है, तो ये देख सकते हैं कि जो मिर्जा की साइट है, इंडालुसाइट माने क्या हो जाएगा, मिर्जापुर में पाया जाता है, ठीक है। मिर्जा की और सोनभद्र में पाया जाता है, तो इसको आप ऐसे बैठा सकते हैं कि मिर्जापुर है, मिर्जा की साइट में सोना दिखता है। साइट को दिमाग में रखना है आपको, और किसी खनिज में साइट नहीं है, साइट माने दृश्य भी होता है, ठीक है। तो मिर्जा की साइट में सोना दिखता है। इंडालुसाइट को अच्छी तरह से बैठा लीजिए मस्तिष्क में। ये चूंकि विशिष्ट है और उत्तर प्रदेश में 78%, पूरे देश का 78% पाया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि पूछ दिया जाए तो इसको आपको मिर्जा की साइट में सोना दिखता है, इसको इस प्रकार से बैठा देना है। मिर्जा का मतलब मिर्जापुर हो गया, साइट हो गया, सोना माने सोनभद्र हो गया, ठीक है। और इसी में एक डायस्पोर भी खनिज है, जो कि केवल यही पाया जाता है, सर्वाधिक भंडारण है डायस्पोर, ये पता नहीं कौन सा खनिज है। इसको यूपी के अंडे का साइट डायनासोर जैसा, तो अंडे माने इंडालुसाइट हो गया, और डायनासोर माने डायस्पोर हो गया। ये दोनों खनिज ऐसे हैं जो यूपी में ही पाए जाते हैं, मतलब इसको डायनासोर जैसा माने सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सील खड़ी है, इसको टाल के भी बोलते हैं, या हमीरपुर में पाई जाती है और झांसी जिलों में पाई जाती है, ठीक है। तो सेल खड़ी को आप खड़ी भी बोल सकते हैं। इसको हमने बनाया है, हमको खड़ी खड़ी झांसा दे गई, तो हमको माने हमीरपुर हो गया, और झांसी तो है ही, और खड़ी माने सेल खड़ी, ठीक है। ये सौंदर्य प्रसाधन इसका प्रयोग किया जाता है, टेल्कम पाउडर में प्रयोग किया जाता है, टेक्सटाइल और कागज आज के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो सेल खड़ी को आप खड़ी खड़ी से हमको माने हमीरपुर, और झांसा दी गई माने झांसी की, ठीक है। इस समय जो साइबर फ्रॉड ये सब चल रहा है, तो आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, सब खड़े खड़े झांसा देकर निकल जाते हैं। तो ये दिमाग में रख सकते हो। इसे भी जो सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग किए जाते हैं, टाल का या सेल खड़ी का सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, निश्चित रूप से झांसा देने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ओरिजिनलिटी अगर कोई रहे तो झांसा देना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलिए, तो अब हमीरपुर नहीं भूलेगा और झांसी भी आपको नहीं भूलेगा, सेल खड़ी है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक। उसके बाद फिर है, और कौन सा खनिज है, एस्बेस्टस खनिज है, एस्बेस्टस ना, एस्बेस्टस है, यह भी जो है मिर्जापुर में पाया जाता है और झांसी में पाया जाता है। इसको भी ऐसे याद किया गया था कि बेटा, एस्बेस्टस माने क्या हो गया, बेटा, मिर्जा का बेटा ऐसे ही झांसा दे गया, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का मतलब बेटा बना लीजिए, ठीक है, या बेटा झांसा दे गया, मिर्जा का बेटा झांसा दे गया। बेटा का मतलब एस्बेस्टस से है, और किसी में एस्बेस्टस नहीं है, तो यहाँ पर बेटा शब्द का प्रयोग करके इसको आप बैठा सकते हैं। फिर जिप्सम है, यह झांसी में और हमीरपुर में पाया जाता है। इसको जैसे हमीरपुर को बार बार हम आपसे बोलते हैं हमारे पुर में, तो जिप्सम माने जिप्सी, जिप्सी हमारे पुर में आई, जिप्सम माने जिप्सी हो गई हमीरपुर में, ठीक है। जिप्सी हमारे पुर में आई और झांसा देकर चली गई, झांसी इसमें भी है, ठीक। अब ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए।
खनिज उत्पादन के आधार पर देखिए 3% है, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 भी आता है, 3 त्रिका 9 या 3 जिसको बोलते हैं। मूल्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, ठीक है। मूल्य की दृष्टि से 9वां स्थान है और जो परसेंटेज आपको बताया था 3% है, ठीक है। इसमें 3 तथ्य दिमाग में रखना है। एक यह है कि जो खनिज है वह 3% है, जो मूल्य की दृष्टि से है 9वां स्थान है और जो मूल्यों का परसेंट है वह 4.24 है। हालांकि इतना जटिल पूछेगा नहीं, आपको 3% याद रखना है कि खनिजों की भागीदारी की दृष्टि से 3% है, मूल्यों की दृष्टि से 9वां स्थान है और 12 जिले हैं। 1998 की जो सी खनिज नीति है उसके तहत चीजें आई हैं। तो ये जो कुछ तथ्य थे वो हमने आपको बताया। एक और है ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ये तो याद ही होगा, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो यूरेनियम है, आप ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि लाल, अगर नहीं पढ़ोगे तो यूं ही रोते रहोगे। ललितपुर माने लाल हो गया, यूरेनियम ड्रोनियम, ठीक है, यूं ही रोते रहोगे। अगर लाल पढ़ाई नहीं करोगे तो यूं ही रोते रहोगे। यूरेनियम को यूरोनियम से बना सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से। बस इतना ही था। इसमें एक और तथ्य आपको दिमाग में रखना था मुझे, वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में है। किसी ने पढ़ा है इसके बारे में, क्या क्या है, पहली बार कब आया और कैसे, क्या स्थिति है इस समय की? जो वक्फ है, इसमें वक्फ काफी चर्चा में है, इसमें संशोधन की बात की जा रही है, कोई बताएगा? सर मैंने पढ़ा तो था लेकिन थोड़ा सा स्किप कर रहा है ईयर। प्रदीप सर आप बताइए। अभी हाल ही में सर चर्चा में था तो मैंने पढ़ लिया था, बट ईयर स्किप कर रहा है सर। देखिए, वक्फ का अभिप्राय होता है वह संपत्ति जो अल्लाह को दे दी गई है, खुदा को दे दी गई है, और खुदा को दे दिया तो फिर उसके बाद क्या है, वह अहस्तांतरणीय है, वह दोबारा ली नहीं जा सकती, ठीक है। इसी से वाकिफ शब्द भी बना है। वाकिफ माने होता है कि खुदा के सब कुछ खुदा के अधिकार में है, इससे आप वाकिफ हो या आपकी जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो सल्तनत का आप देखेंगे उसमें मुझे उसका सुल्तान का नाम नहीं याद आ रहा है, वहीं से हुई थी कि, और उसके बाद फिर जो इस समय अंग्रेजों के समय में 1923 में से संदर्भ में कानून आया था, उसके बाद स्वतंत्र भारत के पश्चात 1954 में इसके बारे में कानून लाया गया था, वक्फ अधिनियम, और फिर 1955 में उसे संशोधन किया गया और उसके पश्चात फिर 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम आया है। ये ध्यान में रखना है, इसी में संशोधन की बात की जा रही है। इसमें होता क्या है कि जो वक्फ बोर्ड होता है उसके पास यह अधिकार रहता है कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ के अधीन घोषित कर सकता है, और हालांकि इसमें दावा किया जा सकता है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है, हमारी है, लेकिन उसका जो निर्णय करता है वह वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वही करता है, और इसमें प्रायः पक्षपात की स्थिति देखी जाती है। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं अभी विवाद में, जैसे बनारस का वो क्षेत्र आप देख सकते हैं, तमाम ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की बातें आई हैं। तो इसमें ये संशोधन किया जा रहा है, संशोधन करके यह किया जा रहा है, विशेष रूप से जो जिस बिंदु पर संशोधन होना है वह यह है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करे, इसके पीछे उसका इसमें उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए कि वास्तव में इसकी संपत्ति है या किसी और की संपत्ति है, और इसका सत्यापन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि वक्फ के द्वारा, ठीक है। तो मुख्य चीज जो है, इसको और पारदर्शी और सत्यापनीय बनाने के लिए संशोधन किया जा रहा है, और इसमें काफी चर्चा में है। 2020 में संभवतः इसमें संशोधन का प्रस्ताव आया था, 2022 में, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसकी स्क्रीनशॉट हम ग्रुप में भेज देंगे जहां से मैंने पढ़ा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये 1954-55 और 1995 आपको दिमाग में रखना है, और जिसमें फिर संशोधन किया गया था 2013 में, और अधिकार दे दिया गया था। बाद में जब ये भाजपा की सरकार आई
या तो इन सबने इसको और पारदर्शी और सत्यापनीय बनाने के लिए इस पे काफी संसद में घामाघामी हो रही है, चर्चा हो रही है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस इसका आज की जो कक्षा है उसका हम यही समापन करते हैं। आगे फिर आप उसको कंटिन्यू रखिए। कल फिर हम देखते हैं कि और इसमें कुछ और वन वाला और पर्यावरण वाला मैंने देखा था, उसमें कुछ और संशोधन की आवश्यकता है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम है, इनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे जो कृषि वाला क्षेत्र है, इस प्रकार का और जो क्षेत्र हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब इससे लाभान्वित हुए अथवा नहीं हुए? सर बहुत ज्यादा सर। कुछ आप लोग अपने से बना लीजिएगा, लेकिन मुझे जो डोलोमाइट है जी सर, ये बहुत बढ़िया है सर। ये बढ़िया है और विशेष रूप से सीता जी के संदर्भ में, मतलब सोने का हिरन या सोने को देख करके मन डोल गया। जिसको सोनाक्षी सिन्हा से डुलाना उनसे भी डुला सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका यहीं पे समापन किया जाता है। आगे जो और महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, एक जो दृष्टि और आ गई है, आप लोगों ने हो सकता है देखा या ना देखा, और मैं देखा हूँ, तो आप लोग चाहे तो इसको भी ले लीजिएगा। ये नई दृष्टि आई है, अभी आज ही आई है संभवतः। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ तथ्यों को देख सकते हैं। सर ये 24 पेज का सर अलग से दिया है सर, तो उसी को पढ़ लिया जाएगा सर। अच्छा, बाकी सब वही है? हाँ सर, बाकी वही है सर। यस सर, इन्होंने बोला था ना कि वो पीडीएफ के फॉर्मेट में अक्टूबर और नवंबर का न्यूज दे देंगे, तो अक्टूबर तक ग्रुप पे भी किसी ने डाल दिया है, अब नवंबर का ग्रुप पे डाला गया है सर। नवंबर की तैयारी आप लोग मत करिए, नवंबर का करंट नहीं पूछा जाएगा, अक्टूबर तक का ही करंट पूछा जाएगा। ठीक है जी सर। ठीक है सर, तो अक्टूबर का तो आ गया है, अक्टूबर तक का ही करंट पढ़िए, उसके बाद का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आपसे विदा लेते हैं, कल फिर कोशिश करेंगे। अभी मैं इतना इसमें विवाह और सबका माहौल चल रहा है, मैं वहां से दौड़ा आया, फिर यहाँ पर शामिल हो गया अभी आपके समझ। ठीक है, ठीक, ओके, प्रणाम सर। 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 नमस्ते। ठीक, ओके, फिर आप कंटिन्यू करिए। ओके सर, कहना चाह रहे हैं भागीरथी जी? नहीं सर, नहीं सर। यस सर। ठीक है, ओके, अच्छा, ब्यूटी मैम सर बोलना चाह रहे हैं कुछ शायद। जी बताएं। सर थोड़ा सा अलग है कुछ सर। जी बताएं। अंजर तुलसीदास को लोग मतलब बताते हैं ये तो है शकल ताड़न के अधिकारी, तो लोग आजकल बता रहे हैं कि मतलब वो ताड़ना मतलब देखभाल होता है, लेकिन और भी बाकी सारे तो में मतलब उनके देखते हैं तो थोड़ा बिटरनेस तो दिखता है औरतों के प्रति। मतलब क्या माने इसको हम लोग, कहीं कुछ बोलना हो तो क्या है सर? यह एक निर्मम तथ्य है। आपका नाम ब्यूटी ही है ना? नहीं कहा है या उस पात्र ने कहा है, उस पात्र की जो सोच है वह सोच इसमें अभिव्यक्त होती है। एक बात यह है। दूसरी बात, ताड़ना का अभिप्राय निश्चित रूप से देखभाल करना भी होता है। ठीक है, और इस रूप में इसको यहाँ पर रखा जा सकता है। लेकिन चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, आप वहां पर साक्षात्कार बोर्ड में अगर एक प्रश्न रखा जाता है तो या आप इसका प्रतिकार करिए और कहिए कि किसी भी रूप में पशु के साथ में पशु के साथ तुलना करना, चाहे नारी की हो चाहे शूद्र की हो, मानव गरिमा के विपरीत है और इसकी तुलना यहाँ पर नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उस समय की स्थिति वैसी ही थी। और ये केवल वो बात नहीं कर रहा, जब आप देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को जब वो दलित की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं को भी शामिल करते हैं और जो दलित वर्ग है उसको भी शामिल करते हैं। इसी मार्क्स भी कहते हैं कि जो शोषित वर्ग है उसमें दोनों वर्ग शामिल है, एक जो सर्वहारा वर्ग है और दूसरा महिला भी उसी वर्ग में शामिल है, चाहे किसी भी वर्ग की हो। ठीक है, तो इस तथ्य को आपको वहां पर रखना है। आशा है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आपका बिल्कुल स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि किसी भी रूप में पशु के साथ रखना, चाहे वो शूद्र हो या महिला हो, दोनों मानवीय गरिमा के पात्र हैं और यह संविधान या गरिमा सम्मत वक्तव्य नहीं है। दूसरा, तुलसीदास का दोष नहीं है। तुलसीदास ने जो समाज था उसको वहां पर प्रतिबिंबित किया है। तीसरा, उनके पक्ष में चीज कही जा सकती है कि जो पात्र बोल रहा है वह पात्र किस श्रेणी का है और उसके मुख से क्या अपेक्षा की जा सकती है। खुद भगवान राम जब बोलते हैं तो उनका जो भगवान राम का वक्तव्य है मर्यादा पुरुषोत्तम का वक्तव्य है और एक निष्ठ पति का वक्तव्य है और एक जो मर्यादा की रक्षा का वक्तव्य है, जो पूरा का पूरा रामायण का युद्ध है वस्तुतः स्त्री की गरिमा की रक्षा के लिए है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।
सर बहुत अच्छा समझाया आपने। सर प्रणाम। समझ में आ गया सर। आपके शब्द ही मोटिवेशन। काफी दिनों से मतलब विवाद चल रहा था, आपने इस तरीके से समझाया कि मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बोल तो रहा है लेकिन कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी ऐसी कोई बात हो हमेशा बिल्कुल हमको निष्पक्ष रखना है अपनी बातों को, ना तो उसके फेवर में ना धर्माचार्यों की तरह कहते कि नहीं नहीं ये सही है ठीक है। ताड़ना का मतलब क्या, पशु के साथ क्यों तुम रख रहे हो? फिर क्या पुरुष ताड़ने के लिए नहीं है? पुरुष की देखभाल नहीं की जानी चाहिए? इनको जो कह रहे हैं करने दो, हुक्का उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की ताड़ना की जानी चाहिए, दोनों को रखा जाना चाहिए, दोनों की रक्षा की जानी चाहिए, दोनों की देखभाल की जानी चाहिए। ठीक है जी सर। एक न्याय जो हमारा लिंग समानता का कॉन्सेप्ट हो यही कहता है। धन्यवाद। प्रणाम सर। धन्यवाद सर। प्रणाम सर। तो चलिए दोस्तों, मेरी आवाज अभी तक जा रही है? यस सर। चलिए ठीक है फिर। तो काफी चर्चा हो गई इस पे, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। पेज नंबर 145, पेज नंबर 145 पे। ठीक है, नीलगिरी तार तक हो चुका था। राधा मैम कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं पेज। सचिन सर कुछ बोलना है? सर ये नीलगिरी तहर परियोजना जो है सर, ये नीचे लास्ट लाइन में लिखा है कि IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्या सर ये पूछ सकता है क्या? सर देखिए, आपको सीधा बता दें, लोक सेवा आयोग अभी तक इंडेंजर्ड, डेंजर्ड और ये जो IUCN की रेड लिस्ट है इसके डीप में नहीं गया है UPSC के जैसा। ठीक है, मतलब 2023 में सबसे खतरनाक पेपर बना RO का, उसमें भी ये प्रश्न नहीं आया है। तो आपको ये जो है कई जगह पे हम पढ़ रहे हैं ना कि मतलब डार्क स्काई पार्क और ये सारी जगहों पे मतलब जो आ रहा है ना कि जो इंडेंजर्ड है, उधर भी पढ़ा आप लोगों ने ना, चीता को तेंदुआ को ना, उन्हें बस पढ़ के चलिए, छोड़ के दीजिए। UPSC में ये आता है, ठीक है, UPSC में ये आते हैं, लेकिन यहाँ पे लोक सेवा आयोग, जबकि मैं 2017 से 2023 तक का आंकड़ा आपको सीधा बता सकता हूँ कि इससे रिलेटेड प्रश्न तो आपके सामने नहीं है। ऋषि मैम आपको कुछ बोलना है? और सर आज ना मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है और सर एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। अच्छा, क्वेश्चन में आ जाए तो मैम अभी मतलब पहले क्लास कर लेते तो उस पे कर लेते हैं। ठीक है जी ठीक है सर। ओके ठीक है, फिर चलिए आ जाइए। जोरावर क्या है आप लोगों को पहले पता जा चुका है। जोरावर क्या है? हल्का युद्धक टैंक है। जोरावर क्या है? हल्का युद्धक टैंक है। 13 सितंबर 2024 को, ठीक है, भारत के हल्के टैंक का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा किया गया। जोरावर, सीधा प्रश्न बनेगा जोरावर क्या है? स्वदेशी हल्का टैंक है। ठीक है, हल्का टैंक है, ठीक है, भारत के स्वदेशी हल्का टैंक है। और 19वीं शताब्दी में थे जनरल डोगरा। किसी का माइक ऑन है? कृपया माइक ऑफ कीजिए प्लीज सर, या मैम जिसका भी आना है। ठीक है चलिए, तो जी ब्यूटी मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर कौन सा पेज? पेज नंबर 145। चलिए ठीक है, तो जोरावर मतलब 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल से थे जनरल जोरावर सिंह, उन्हीं के नाम पे रखा गया था जोरावर। ठीक है, और ये जोरावर सिंह ने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन सेना के विरुद्ध जो सैन्य अभियान था उसमें संचालित किए थे। और इसका जो परीक्षण है जोरावर टैंक का, वो कहा गया राजस्थान के महाजन फील्ड रेंजिंग में किया गया। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। प्रश्न ये बन सकता है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? राजस्थान में। और इसका विकास जो है DRDO ने लायंस एंड टर्बो के सहयोग से मिलकर, लायंस एंड टर्बो के सहयोग से संग्राम, ठीक है, DRDO जो है DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया, जबकि इसका विकास किसके द्वारा? लायंस एंड टर्बो LNT के द्वारा। ठीक है, संग्राम वाहन अनुसंधान और विकास संस्थापन, ठीक है, यानी CVRED से किया गया है। इतना डीप तो नहीं जाएगा। CVRDE जो है DRDO की एक इकाई है। LNT और DRDO सीधा याद रखिए, LNT और DRDO ने मिलकर किया जोरावर का विकास। ये 25 टन का वजन है। इसका वजन कितना? 25 टन है। देश का पहला ऐसा टैंक है जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण के लिए तैयार किया गया। ठीक है, जिसे 2 वर्षों के रिकॉर्ड समय में परीक्षण के लिए तैयार कर लिया गया है।
और ये उभयचर संचालन में सक्षम है, यानी एम्फीबियंस ऑपरेशन, यानी ये वायु परिवहन के द्वारा परिवहन, इस टैंक को परिवहन मार्ग यानी वायु मार्ग से भी संचालित किया जा सकता है। इतना डीप कोई जाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा पढ़ना है। जोरावर क्या है? स्वदेशी हल्का टैंक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एल&टी और डीआरडीओ के द्वारा किया गया। बस 3 चीजें याद रखिए, इसके अलावा कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज और तथ्य देखना है तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। बस इसको देख लीजिए। उसके बाद वेरी लार्ज, ठीक है, सरफेस, ठीक है, वेरी लार्ज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरी लार्ज शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वीएल सारसम है। फिर होता है वीएल सारसम, इसका जो परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने दोनों ने मिलकर कहां पर किया है? इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया 12 सितंबर को। कब किया गया है? 12 सितंबर को किया गया वीएल सारसम, ठीक है। वीएल सारसम का फॉर्म क्या है? और वर्टिकल लॉन्च है, सॉरी, वर्टिकल लॉन्च, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिए ये कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर है, इसी में नाम आ जा रहा है, ठीक है। कैसी है? सरफेस टू एयर है। इसका परीक्षण जो है भूमि आधारित यानी लैंड बेस किया गया, ऊर्ध्वाधर लॉन्चर था, वर्टिकल लॉन्चर था, ठीक। और दूसरा परीक्षण किया गया, ठीक है, दूसरा परीक्षण है, कोई मतलब नहीं इसको ध्यान देने का, बस सीधा से याद रखिए कि VLSAM, ठीक है। इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? इसका परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर पर, और इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सीधा ये भी प्रश्न बन सकता है कि VLSAM मिसाइल कैसी है? तो कैसी है? सरफेस टू एयर है। कैसी है ये? सरफेस टू एयर है, ठीक। आगे बढ़ जाए। मालपे और मुल्की, मालपे और मुल्की क्या है? मालपे और मुल्की का जलावतरण किया गया है, ये क्या है? मालपे और मुल्की जो है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, ठीक है। और ये चौथा और पांचवा, मालपे और मुल्की, चौथा और पांचवा है मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की जो पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता वाले उथले जल में संचालन करने की से 8 पोतों का निर्माण किया जाना है, ठीक है। 8 पोत बनाए जाने हैं, जिसमें से 5 हो चुके हैं, 5 का जलावतरण हो चुका है, यानी 5 हो चुका है, 3 और बनने वाले हैं। जो मालपे और मुल्की है, यानी मामू जो है कोचीन गए हैं, मामू जो है कोचीन गए हैं, ठीक है। किसके लिए? सबमरीन, एंटी सबमरीन का विकास करने के लिए। अगर कोड बनाना तो आप लोग बना सकते हैं। मामू कोचीन गए एंटी सबमरीन का विकास करने के लिए। मामू 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 कोचीन गए एंटी सबमरीन का विकास करने के लिए। अब देखिए सब म इसमें आएगा। जितने भी इनके जो 3 पोत बने हैं, तीनों पोत जो बने उनका क्या नाम है? मामा, माहे, मालवन, मांगरोल, ठीक है। मा ना, तो मामू, उधर से मामू आ रहे, इधर मामा हो जाएगा, मामा, ठीक है। मामा भूख लगी, वही बना लीजिए। तो 3 पोत क्या है? माहे। अब ये जो मालपे और मुल्की किस श्रेणी का है? माहे श्रेणी का। किसका है? माहे श्रेणी का है, ठीक है। मालपे और मुल्की जो है माहे श्रेणी का है, और ये कहाँ से बन रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में है। कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। आगे बढ़ जाए। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 4, ठीक है। अग्नि, आपको सभी को पता है अग्नि जो है कहाँ पे जलती है? अग्नि धरती पे जलती है। कहाँ जलेगी? धरती पर, ठीक है। यानी अग्नि जो 4 मिसाइल है ये कहाँ से चलेगी? ये है सरफेस टू सरफेस। कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू सरफेस। ऐसे ध्यान देना है कि अग्नि कहाँ जलती है, आग कहाँ जलेगी? हवा में आग कभी आप लोगों ने जलते हुए देखा नहीं है। जलती है आग धरती से, उसके बाद फिर हवा में तो मान लीजिए बम विस्फोट हो जाए तो बात अलग है ना, या फिर कोई मिसाइल जा रही है उसका लॉन्चिंग पैड अलग हो जाए तो वो चीजें अलग होंगी। लेकिन अग्नि जो है वैसे नॉर्मल तौर पे कहाँ जलाते हैं हम लोग? धरती पे जलाते हैं। इसलिए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और अग्नि 4 की जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर। कितनी है? 4000 किलोमीटर। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। कब किया गया? सितंबर में। कब किया गया? सितंबर में, ठीक है। 2-3 बार ऐसे प्रश्न बन चुका है कि मतलब सितंबर 2024 में, हाल ही में सितंबर 2024 में अग्नि का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, ठीक है। तो किस जगह से किया गया है? चांदीपुर से किया गया है। और एक बार जो प्रश्न बना था अंडमान निकोबार से हुआ था, कोई भी किसी का परीक्षण था, अंडमान निकोबार के पास से किया गया था, तो वो प्रश्न आया हुआ था। तो अग्नि का जो परीक्षण किया रहा है कहाँ से हो रहा है? चांदीपुर से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? चांदीपुर से। सरफेस टू सरफेस है, आपको बता दिया। अभी VLSAM पढ़ रहे हैं, वो कहाँ है? सरफेस टू एयर है। और अग्नि 4 कहाँ है? अग्नि 4 है सरफेस टू सरफेस है, ठीक है। क्लियर है?
ये ठोस ईंधन से संचालित है, ठोस ईंधन से संचालित है, 20 मीटर लंबा, 17 टन वजन का है। ये सब मेंस में लिखने के लिए अगर होगा तो लिखिएगा। यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि अग्निचाल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, चांदीपुर से किया गया है और इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता जो है 4000 किलोमीटर है। कितनी है, 4000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया अग्नि 1 का सफल परीक्षण। ठीक है, और ये लघु दूरी का अग्नि 1 जो है, अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया है। वैसे अब अग्नि प्राइम भी आ चुका है, अग्नि प्राइम जो है 1 और 2 को मिश्रित करके बनाया गया अग्नि प्राइम, 1 और 2 को क्या किया है, मिश्रित करके बनाया गया अग्नि प्राइम। ठीक है, तो उसके बाद आइए समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है, प्रदूषण नियंत्रक पोत है। समुद्र प्रताप क्या है, प्रदूषण नियंत्रक पोत है समुद्र प्रताप। प्रदूषण नियंत्रक पोत का क्या नाम है, समुद्र प्रताप है। 29 अगस्त 2024 को गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत का जलावतरण किया गया, इंपॉर्टेंट है समुद्र प्रताप। सीधा प्रश्न बनेगा, समुद्र जी का प्रताप जो है गोवा में देखने को मिल रहा है। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, गोवा में देखने को मिल रहा है, जो क्या करेंगे, प्रदूषण का नियंत्रण करेंगे। समुद्र प्रताप क्या करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण करेंगे। कहाँ से, गोवा से। कहाँ से करेंगे, गोवा से करेंगे। यह भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। और ये समुद्र के तट पर जो तेल रिसाव होता है, तेल रिसाव की घटनाओं से पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करेगा। उन्हें रोकने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। हैंड रेज कर दीजिए खटाखट। बस समुद्र प्रताप क्या प्रदूषण नियंत्रक पोत है और ये गोवा से निर्मित है। कौन करेगा, भारतीय तटरक्षक बल करेंगे। समुद्र में जो तेल रिसाव होगा उसे रोकथाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। सेबेक्स 2 विस्फोटक। सेबेक्स 2 क्या है, एक विस्फोटक है। सेबेक्स 2 क्या है, एक विस्फोटक है। इसका डेवलपमेंट किससे किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो इसका विस्फोटक का नाम जो है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। ठीक है, इसका जो विकास है किसके द्वारा किया है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, एक्सप्लोसिव्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसका जो नाम है सेबेक्स 2 है। सेबेक्स 2 क्या है, एक विस्फोटक है। सीधा प्रश्न बनेगा SEBEX क्या है, सेबेक्स 2 क्या है, एक विस्फोटक है। यह जो नया विस्फोटक है ये TNT से 2.01 गुना अधिक घातक है। ठीक है, सेबेक्स 2 जो है TNT से ट्राइनाइट्रोटोलुइन से 2.01 गुना ज्यादा, 2.01 टाइम जो है ज्यादा घातक है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि TNT से कितना ज्यादा घातक है, 2.01। स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ये घुमा देगा। ठीक है जी, रमेश सर कुछ बोलना है क्या आपको, चलिए। तो आप बोले थे कटा कटा उठाते जाइए तभी उठाए थे। अच्छा, हम कहे कि अभी जब बोले तब क्यों, बस आगे बढ़े तब उठाइए ना। ऐसे जब बीच में उठता है ना तो हमको लगता है कि कुछ और हो गया। ठीक है, चलिए। तो इसमें जो भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित कर दिया गया। ठीक है, और ये सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है। ठीक है, यह विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली जो गैर परमाणु विस्फोटक है उनमें से एक है। ठीक है, उनमें से एक है। और जो आधारित किस पर, सेबेक्स 2 जो आधारित है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव पे है। किस पे है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव पे है। और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज और देख लीजिए तथ्य कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड कहाँ पर है, नागपुर में है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड कहाँ पर है, कानपुर में है। बस सॉरी, कानपुर का नागपुर में, कहाँ पर है, नागपुर में है। ठीक, तो सेबेक्स 2 क्या है, एक विस्फोटक है। TN2 से 2.01 टाइम क्या है, ज्यादा घातक है। इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सुनिए कथा और आगे बढ़िए। INS अरिघात पे चलिए दुश्मन के लगाते हैं घात, दुश्मन पे लगाते हैं घात अरिघात के द्वारा। अरिघात के द्वारा क्या लगाते हैं, दुश्मन पे लगाते हैं घात पनडुब्बी के साथ। अरिहंत श्रेणी से बनाया जा रहा है पनडुब्बी, अरिहंत श्रेणी से पनडुब्बी बनाया जा रहा है। ठीक है, विशाखापत्तनम में। कहाँ बनाया जा रहा है, विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम में अरिघात को भारतीय सेना में शामिल किया गया, भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इसके पहले अरिहंत आया था, अरिहंत के बाद क्या आया है, अरिदमन था शायद, अरिदमन, अरिहंत, अरिदमन, अरिघात कौन सा है, एक मिनट। INS अरिघात जो है नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह स्वदेशी रूप से तकनीकी सुधार INS अरिहंत की तुलना में अधिक उन्नत है। ठीक है, और ये परमाणु रिएक्टर से संचालित है। किससे, दूसरी ही तो है ये, हाँ ये दूसरी तो लिखा है, दूसरी है ये नहीं तो सुनिए, अरिहंत है, अरिघात है। सुनिए, अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, 3 या 4 बार जलावतरण दमन का हो चुका है। एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार डालो क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सब अरि से बन रहा था ना, तो उस समय मैंने बना लिया था कि सब अरि 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 आएगा, तो अरिहंत श्रेणी से है। ठीक है,
अरिहंत श्रेणी से है। अरिघात सर ये परमाणु पनडुब्बी है, दूसरी ही है। परमाणु अरिदमन नहीं सर, अरिहंत और अरिघात ही है। अच्छा तो ही चक्रा है, एक परमाणु वाली है। चलिए ठीक है, फिर तो दूसरा होगा। तो अरिहंत और अरिघात, अरिहंत और अरिघात जो है दो परमाणु पनडुब्बियां हैं। कैसी हैं? परमाणु पनडुब्बी है, बस दो याद रखिएगा, अरिहंत है फिर अरिघात है, ठीक है। और ये बन रहा है कहाँ से? विशाखापत्तनम से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? विशाखापत्तनम से बन रहा है, ठीक है। बस आगे बढ़ जाते हैं। अरिघात जो है 750 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K-15 मिसाइलों से लैस है, ये भी याद रखिएगा। K-15 क्या है? मिसाइल है। K-15 क्या है? मिसाइल है, ठीक। बस आगे ये गौरव, गौरव क्या है? लंबी K-15 को सागरिका भी बोलते हैं। K-15 को सागरिका, हाँ, इसका पहले नाम सागरिका था, बाद में 15 कर दिया गया, K-15। अच्छा चलिए ठीक है। गौरव क्या है? लंबी दूरी का गाइडेड बम है, बम, ठीक है, लॉन्ग रेंज गाइडेड बम है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है 13 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है, गौरव क्या है? गौरव क्या है? लंबी दूरी का गाइडेड बम है, ग्लाइड बम है, ठीक है, लंबी दूरी का ग्लाइड बम है, ठीक। और ये इसका नाम दिया गया गौरव। परीक्षण किया गया ओडिशा से। कहां से किया गया? ओडिशा से किया गया है, सुखोई 30 MK1 से। किसे किया गया है? गौरव जो है सुखोई 30 से क्या किएगा परीक्षण, या गौरव जो है सुखोई 30 को चला रहा है ग्लाइड बम के लिए, ठीक है। गौरव जो है सुखोई 30 को उड़ा किसके लिए? ग्लाइड बम के लिए। और इसमें जो है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भारत फोर्स लिमिटेड के दोनों ने भाग लिया है। गौरव वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है, हवा से, ठीक है। गौरव जो है वायु से लॉन्च किए जाने वाले का है, ग्लाइड बम है, ठीक। वायु और पवन में अंतर कौन बताएगा? वायु और पवन, यहाँ वायु से लॉन्च किया जाने वाला बम दिया है, कोई अंतर बताएगा वायु और पवन में अंतर? हैंड रेज कीजिए जी। नीलमा मैम बताइए। वायु एक तरह की स्थिर स्थान पे होती है, और पवन जो होती है वो मूविंग होती है। हाँ वेरी गुड। वायु जो है स्थिर संगठन है, विभिन्न गैसों का जो स्थिर संगठन है वो वायु है। और जब गतिशील हो जाती है वही वायु, उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। इसीलिए पवन चक्की होती है, ठीक है, पवन चक्की होती है। और वायु से रिलेटेड क्या है? गुब्बारे में हवा भरी जाती है, ठीक है। हाँ वायु राशि। ठीक है, वायु राशि, ठीक है। चलिए बस आ जाइए आगे। अनुसंधान, देखिए हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत, ठीक है, रिसर्च सेंटर इमारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बम को हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत यानी रिसर्च सेंटर इमारत स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित किया गया है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ना अनुसंधान केंद्र इमारत कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान किया गया कहाँ से? बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया है। और यह परीक्षण हुआ है कहाँ से? ये परीक्षण किया गया है ओडिशा से किया गया। कहाँ से किया गया है? ओडिशा से किया गया है, ठीक है। देखिए 5000 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी मान लीजिए कोई देश किसी मतलब भारत पर 5000 किलोमीटर दूर से क्या करे? बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना चाहे तो उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का उड़ान का परीक्षण किया गया। कहाँ से? ओडिशा से। कहाँ किया गया? ओडिशा से। और नवीनतम परीक्षण जो हुआ है इसमें शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में एक लक्ष्य मिसाइल को धामरा यानी ओडिशा से लॉन्च किया गया था। लक्ष्य मिसाइल था, टारगेट मिसाइल था। और शत्रु मिसाइल का अवरोधन करने के लिए द्वितीय चरण के जो एडी एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण से लॉन्च किया गया था, ठीक है। यानी परीक्षण हुआ है चांदी से, ओडिशा से ही आपस में ही मिला के एक जगह से उड़ाते हैं कि मतलब वो दुश्मन आ रहा है, दुश्मन की मिसाइल आ रही है, ओडिशा से उड़ा दिए अपना जो मिसाइल है और दोनों को क्या किए? लड़ा दिए। क्या देखो भैया हम अपनी सुरक्षा क्या है बना के रखे हैं, ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा हासिल कर ली है, ठीक, अपनी प्रतिरक्षा को हासिल करनी है बस। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए, INS त्रिपुट का जलावतरण, INS त्रिपुट का जलावतरण हो गया, ठीक। बहुत तेज तो नहीं चल रहे हैं आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है बहुत तेज सर छोड़ छोड़ के भागते जाए? हेलो, आप लोग बोल नहीं सर, सही चल रहा है। सही चल रहे हैं ना? तो हूँ हाँ करते रहिए, नहीं चलो एकदम शांत हो गए। 23 जुलाई को गोवा में INS त्रिपुट, जल्दी खत्म कर देंगे ना। क्या मैम?
चलिए INS त्रिपुट को गोवा से क्या बट बोलेंगे जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसे। हाँ ठीक है चलिए। तो INS त्रिपुट गोवा से 2 चीज का हो गया, गोवा से 2 चीज का हो गया, दोनों याद रखिएगा। समुद्र प्रताप है, INS त्रिपुट है, दोनों एक जगह पे करिए जिससे याद रहेगा आसानी से। INS त्रिपुट और समुद्र प्रताप, INS त्रिपुट और समुद्र प्रताप जो है दोनों एक जगह से हो रहा है, गोवा शिपयार्ड से, ठीक है, गोवा शिपयार्ड से, ठीक। और ये अत्याधुनिक युद्धपोत है, ठीक है, और 2 अत्याधुनिक पोत बन रहा है, उसका पहला है त्रिपुट, क्या है? त्रिपुट है, ठीक। पहला क्या है? त्रिपुट है। और INS त्रिपुट का जो नाम है वो शक्तिशाली तीर यानी माइटी एरो के नाम पे किया गया, जो भारतीय नौसेना में अदम्य भावना और दूध की कड़ाई तक मारने की क्षमता से प्रतिनिधित्व रखता है। छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। त्रिपुट श्रेणी के जो पोत हैं रूस से प्राप्त तेग और तलवार श्रेणी के जो पोतों के अनुवर्ती पोत हैं, ठीक है। रूस से प्राप्त हुआ तेग और तलवार, क्या प्राप्त हुआ है? रूस से तेग और तलवार, उसी का अनुवर्ती यानी फॉलो ऑनशिप है, फॉलो यानी उसी के जैसा लगभग बनाने का प्रयास है त्रिपुट को। तो त्रिपुट का जलावतरण कहाँ से किया गया है? गोवा से किया गया है। और समुद्र प्रताप को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कहाँ से लाया गया? गोवा से लाया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ? अभ्यास क्या है? DRDO द्वारा अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है और ये इसका सफल परीक्षण हुआ उड़ीसा से। कहाँ से हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर से। अभ्यास जो है एक उच्च गति वाला नष्ट होने योग्य हवाई लक्ष्य है, ठीक है, ठीक है। अभ्यास क्या है? एक उच्च गति यानी हाई स्पीड एक्सटेम्बल एरियल टारगेट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास का प्रयोग एक हवाई वस्तु के रूप में किया जाएगा जिससे परीक्षण अभ्यास सत्रों में मिसाइल और अन्य पेड़ को निशाना बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अभ्यास क्या है? एक हाई हीट है, अगर वैसे भी बना सकते हैं, हीट HEAT है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। चलिए बढ़ जाइए आगे। रुद्रम एक क्या है? रुद्रम एक क्या है? 2 मई 2024 को चंदन रेंज राजस्थान से, कहां से? राजस्थान से रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया है। और रुद्रम क्या है? न्यू जनरेशन, रुद्रम क्या है? न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण होता है 2 मई 2024 को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। और मजदूर जो है चंदन रेंज में जाके रुद्र में अपना प्रताप दिखाना, रुद्र के साथ जाके क्या अपना प्रताप दिखाने लगा मजदूर, ठीक। और ये जो रुद्रम है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली क्या है? ये मिसाइल है, ठीक। और इस मिसाइल को 500 मीटर से 15 किलोमीटर के जी पल्लवी में कुछ बोलना है क्या आपको? मैम आवाज कट रही है आपकी। सर आपने कहा ना मजदूर दिवस के दिन, तो मजदूर दिवस तो 1 मई को नहीं, मैंने बोला मजदूर दिवस, अपना मजदूर दिवस मनाया और फिर 2 मई को चला गया चंदन में, चंदन रेंज राजस्थान में। मैं उसको जोड़ दिया था मजदूर दिवस। मतलब देखिए दिवस ऐसे ही याद होता है, ठीक है। मतलब जो डेट है ये ना, अब 2 मई कैसे याद रहेगा? मजदूर से जोड़ दिए, दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा मजदूर रुद्र को जोड़ा गया था ना। तो मजदूर जो है आप जान ही रही हैं कि मजदूर जो अपना रुद्र रूप दिखाता है जब उसे नौकरी नहीं मिलती है, इस टाइप का, ठीक है। चलिए ये हवा यानी हवा से सतह पर है, एयर टू सरफेस है, एयर टू सरफेस है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें नीचे दिया है, जहां पे हमने अभी देखिए इस मिसाइल को 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड तक किस गति से यानी 0.6 से 2 मैक की गति से दागा जा सकता है। ये देख लीजिए, ये प्रश्न GIC में एक बार ऐसे आया था कि कोई मिसाइल थी जो GIC में था, उसको मतलब परीक्षण किया गया था, ठीक है। GIC या GDC में था और आयोग की परीक्षा में पूछा गया था कि कितने मैक से ये जाता है, ठीक है, कितने मैक से जाता है, ठीक है, उससे संबंधित था। तो ये 0.6 से लेके 2 मैक तक की गति से दागा जा सकता है। 0.6 से 2 मैक यानी मैक क्या है? ध्वनि की गति को किस में मापते हैं? मैक में मापते हैं, ठीक है। सही है गलत? ध्वनि की गति को, जी विजय सर बोलिए। इसमें सर नाग के लिए भी शायद एक बार मैक का पूछा था। हाँ नाग तो सर, नाग तो पूछा ही है सर, वो 1000 किलोमीटर के लिए पूछा था सर। क्या मैम? ब्रह्मोस के लिए सर? नहीं ब्रह्मोस नहीं था, ब्रह्मोस नहीं है मैम। मुझे ब्रह्मोस है, हाँ मतलब था ऐसे नाग या ब्रह्मोस में किसी का हाइपरसोनिक है। देखिए ना तो नाग था ना ब्रह्मोस है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1000 किलोमीटर का ट्री टॉप हमने बनाया हुआ था कोड उस समय का। 1000 किलोमीटर तक वो मार कर सकती थी। ट्री टॉप मिसाइल थी, शायद ट्री टॉप मिसाइल है। एक बार आप गूगल पे डालेंगे तो आएगा ट्री टॉप।
और जो था मतलब हवा की गति से ध्वनि की गति से वो कम तेजी से जाता है। प्रश्न था वहाँ पे ध्वनि की गति से अधिक तेजी से जाता है। मुझे अच्छी ढंग से याद है, मेरी मामी जी दे के आई थी और हम मिला रहे थे। मामा जी हमसे पूछे कि का हो ये ध्वनि की गति से तेज जाती है या धीरे जाती है? मैं बोला कि तेज जाती है ना, तो कैसा ही होगा। फिर हम जब प्रश्न देखे हम ना हाँ? सही है, सही कह रहे हैं, होगा। ट्री टॉप मिसाइल थी, ठीक है। वो मतलब मुझे अच्छी ढंग से याद है ना, मामा के साथ थोड़ा होता रहता था हम लोगों का, जब प्रश्न पूछते थे और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हमेशा हाई रहता था बताते समय, ठीक है। चलिए हाँ, सुखोई 30 से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। सुखोई 30 से कहाँ से? सुखोई 30 से 2 हो गया। सुखोई 30 से और दूसरा कौन सा था पढ़ा हम लोगों ने अभी? सुखोई 30 गौरव भी सुखोई 30 से लॉन्च हुआ है ना। गौरव और रुद्रम दोनों कहाँ से हो रहे हैं? सुखोई 30 से, ठीक है। और इसे अन्य लड़ाकू विमान से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। बस रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया था 29 मई को। 2 मई को हो रहा है रुद्रम 1 और 29 मई को हो रहा है क्या? रुद्रम 2। रुद्रम 2 जो है ये भी सुखोई 30 से हो रहा है, सुखोई 30 से हो रहा है, बस इतना। और 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उससे 1 महीना पहले 29 मई को क्या मनाया जाता है? रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया जाता है ओडिशा से ही, ओडिशा की तरफ से, ठीक है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति की जा रही है, इंपॉर्टेंट है। भारत किस देश को अपने ब्रह्मोस मिसाइल का क्या कर रहा है? आपूर्ति कर रहा है, तो कर रहा है फिलीपींस को। फिलीपींस को कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल को ये पहली खेप पहुंच गई। 19 अप्रैल को जलियांवाला 13 अप्रैल था ना जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल, ठीक है। चलिए, तो 19 अप्रैल को किया गया। अब ऐसे भी देखिए याद रहेगा, अब 13 अप्रैल जोड़ दिया तो 19 याद रहेगा लगभग। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग था। उसके बाद 1 हफ्ते बाद क्या है? 19 अप्रैल को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया है। और इसको मिसाइल को दिए जाने का विरोध जो चाइना कर रहा था, लेकिन बावजूद इसके भारत ने कहा कि हम देंगे, और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदान किया, ठीक है। और साथ में भारतीय वायुसेना के जी एनडीए में पूछा गया था ये। अच्छा, फिलीपींस को भारत ने किसको हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल देने का निर्णय लिया है? फिलीपींस था, ठीक है। अब देने का निर्णय था लेकिन दे भी दिया, ठीक है। और जो है इसके बाद भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल और लॉन्चरों की आपूर्ति फिलीपींस को की गई है। C-17 ग्लोब मास्टर कोई मतलब नहीं है सब। आगे बढ़िए। ब्रह्मोस क्या है? डीआरडीओ और एनपीओ रूस की एजेंसी है, ठीक है। डीआरडीओ भारत की और रूस की एजेंसी एनपीओ दोनों के सहयोग से विकसित किया गया है। यानी ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया इसका ब्रह्मोस। इसका जो गति है 2.8 से लेके 3 मैक तक है। 2.8 से लेके 3 मैक तक है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि प्रश्न इसका भी आया हुआ मैक 2.8 से लेके 3 मैक तक। और इसकी जो मारक क्षमता है 290 किलोमीटर है, ये भी पूछा हुआ है। इसे बढ़ाकर 500 के ऊपर ले जाने की प्रयास चल रहा है कि 500 के ऊपर ले जाया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है। जो डीआरडीओ ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ये कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे पोत हो, चाहे विमान हो, चाहे सतह हो, इन सब जगह से लॉन्च किया जा सकता है। इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण आपको पहले बता रहे थे। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हुआ है, कब हुआ है? 3 अप्रैल को। कब हुआ है? 3 अप्रैल को। वैसे 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन बताएगा? 4 अप्रैल को किसकी स्थापना हुई थी? 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को किसकी स्थापना हुई है? 4 अप्रैल, 4 अप्रैल सर वो क्या बोलते हैं, नाटो, हाँ शायद नाटो था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल को ही हुई है, ठीक है। 4 अप्रैल को नाटो को हुआ, तो 3 अप्रैल जोड़ लीजिए। नाटो से पहले आ गया अग्नि प्राइम, नाटो से पहले क्या आ गया? अग्नि प्राइम आ गया है, ठीक है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ से किया जा रहा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया जा रहा है, ओडिशा से। कहाँ से हो रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम ओडिशा से हो रहा है। और अग्नि 1 और 2 का दोनों का मिश्रित रूप है। लगभग 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, ठीक है। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये सतह से सतह पर, आपको पहले ही बता दिए, अग्नि जहां आएगा सतह से सतह पर लगाइएगा। अग्नि जहां आएगा क्या लगाना है? सतह से सतह लगाना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। जून 2021 में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था। अब दूसरी बार 3 अप्रैल 2024 को किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा बस इतना। आगे बढ़िए। FWD-200B, FWD-200B क्या है? भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी। FWD-200B, 200B जो है वो क्या है? भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है। और इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। मानव रहित परीक्षण है, ठीक है। मानव रहित ये विमान है और इसका परीक्षण किया गया बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है जी? D2 बॉम्बर जो है यूएसए का है बम वर्षक, उसी से मिलता जुलता नाम है यूएवी बम वर्षक
200p। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। सना मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर अभी जो आ गया है आपने ये क्या बताया अभी मिशन मानव रहित मिशन ना, तो ये भी करंट अफेयर्स में था। तो ये मानव युक्त मिशन मैंने गूगल पे सर्च किया तो 3 टाइप के मिशन आए, एक मानव युक्त मिशन, एक ऑर्बिटर मिशन, एक फ्लाई बाय मिशन। तो इसको डिफाइन कर दीजिए सर। तो मैम अभी इसमें टॉपिक नहीं था ना। अभी तो मतलब देखिए टॉपिक चलो मैं बताने तो बता ही दूंगा क्या है, लास्ट में बताइएगा। हाँ इसीलिए मैं अभी उसको नहीं लाना चाह रहा। ठीक है अभी बता देंगे मैम उसको। ठीक है अभी जो चल रहा है इसको पहले कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये ना बोरिंग टाइप का है, इसीलिए जल्दी जल्दी ना मेन बता के जल्दी से इसको आगे बढ़ा दें। ठीक है चलिए नितिन कुछ बोलना है क्या? सर ये जो बता रहे हैं आप, ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बेंगलुरु कर्नाटक में इसका अनावरण किया है। मतलब इसका परीक्षण नहीं किया गया, ये जो कंपनी है ये बेंगलुरु में जिसने इसका इनॉग्रेशन किया, अनावरण किया है। तो मई में अनावरण किया, 3 सितंबर को प्रथम उड़ान भी हुआ है। तो कहाँ हुआ है इसको तो देखो, सितंबर में उड़ान हो चुकी है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को उड़ान कहाँ हुआ है? ये चित्रदुर्ग वहीं पे हुआ होगा। चित्रदुर्ग में होता है यूएवी का परीक्षण, जहां तक है मुझे याद। सर लास्ट में दिया हुआ है 3 सितंबर 24 को FWD 200p की प्रथम सफल उड़ान। अरे वो कहाँ हुआ मैं वही पूछना चाहता हूँ। तो मैंने बोला सितंबर 2024 में इसका उड़ान हो चुका है, लेकिन कहाँ हुआ बस ये जानना है ना, चित्रदुर्ग। ठीक है जहां तक मुझे याद है चित्रदुर्ग, यूएई का जितना भी परीक्षण होता है चित्रदुर्ग में होता है, एक बार देख लो। ठीक है चलो बेंगलुरु में इसका मतलब अनावरण किया गया। अनावरण करने के बाद 30 सितंबर 2024 का इसका सफल परीक्षण किया गया है। सीधा सा प्रश्न बनेगा FWD 200B क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है। भारत का पहला बम वर्षक स्वदेशी यूएवी है। ठीक है भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक यूएवी है। आगे बढ़िए 200, इसकी जो अधिकतम गति है 200 नाट की है। ठीक है कितनी है? 200 नाट की गति प्राप्त कर सकता है। चलिए उसके बाद पनडुब्बी रोधी पोत है अग्रे और अक्षय। पनडुब्बी रोधी पोत क्या है? अग्रे और अक्षय। पनडुब्बी रोधी अभी हम लोगों ने पढ़ा एंटी रेडिएशन। एंटी रेडिएशन है रुद्रम। एंटी रेडिएशन क्या है? रुद्रम। और एंटी सबमरीन क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर एरोक्राफ्ट। ठीक है वो कोलकाता में लॉन्च किया गया अग्रे को, INS अग्रे और अक्षय को। ठीक है पनडुब्बी रोधी पोत अभी पीछे भी हम लोग पीछे भी 2 पढ़ के आ रहे हैं पनडुब्बी रोधी ही। ठीक है उसका क्या नाम था पीछे जो पढ़े थे? पनडुब्बी रोधी हाँ मालपे और मुल्की। हाँ मालपे और मुल्की जो माहे श्रेणी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। किसके अंतर्गत? माहे श्रेणी के अंतर्गत बनाया जा रहा है, माहे और मुल्पी। और इसके जो अन्य थे मालवान था और उसके बाद क्या था? मांगरोल था। मालवान और मांगरोल था। ठीक है और फिर माहे मुल्की है जो यहाँ पे हो रहा है कोलकाता से। वो कहाँ से हो रहा था? माहे मुल्पी का ऑनर कहाँ से हो रहा था? गोवा से था। कहाँ से था? गोवा से था ना? नहीं कोचीन से था। कोचीन मामा कोचीन था ना? कोचीन हाँ कोचीन से था। वो कोचीन से हाँ और ये कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से जी। अग्रे और अक्षय कहाँ से? कोलकाता से। अग्रे अक्षय कहाँ से? कोलकाता से। गार्डन रिच शिप बिल्डर से। कहाँ से हो रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर। सुबह मिला इसको? नितिन मिला तुम्हारे? नहीं सर मिला नहीं। चलो चलो ठीक है मैं देख लूंगा। ठीक है 29 अप्रैल 2019 को ठीक है 8 सबमरीन बनाने के लिए हस्ताक्षर किया गया था 8। ठीक इसमें से अर्डला और साथ में एक कौन था? एंड्रोथ और अर्डला जो है अर्नला सीधा सीधा लिखिए अर्नला। ठीक है अर्नला जो है अर्नला और एंड्रोथ को क्या किया गया? जलावतरण किया जा चुका। ठीक है अर्नला। ठीक तो ये जो 8 बनने थे 8 में से 2 जगह से बन रहे थे। ठीक है 2 जगह से बनने का था। एक बन रहा था कहाँ से? तमिलनाडु से बन रहा था और एक बन रहा था कहाँ से? और इधर से कोलकाता से शिप बिल्डर से। ठीक है तो अर्नला का जलावतरण है जो अर्नला है उसका जलावतरण चेन्नई तट पे किया गया है। एंड्रोथ का भी जलावतरण किया गया चुका है। ठीक है 25 समुद्री मील से जाएंगे और ये सब क्या है? सीधा सा अगर याद रखना तो अर्नला एंड्रोथ अग्रे अक्षय क्या है? ये क्या है? एंटी पनडुब्बी रोधी पोत है। ठीक है एंटी सबमरीन। ठीक है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक बस इसके अलावा कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। नीचे आप देखिए 13 जून 2023 को 8 सबमरीन वारफेयर एरोक्राफ्ट में श्रृंखला के अंदर के तीसरे जो है अंजदीप का तमिलनाडु से जलावतरण किया जा चुका है। चौथा पोत है अमीनी। चौथा क्या है? अमीनी है। ठीक है अमीनी द्वीप के नाम पर रखा गया है।
तो अंजदीप, अमीनी, अर्नला, एंड्रोथ, अग्रे, अक्षय, केट हो गया, 6 हो गया ना। 6 का जलावतरण किया जा चुका है, 2 बाकी है। 6 का हो चुका है और 2 बाकी है। मतलब जितना आएगा वो क्या है, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। बस आगे बढ़ जाए। मिशन दिव्यास्त्र क्या है, डीआरडीओ के द्वारा MIRV प्रौद्योगिकी श्रेष्ठ अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका प्रथम सफल परीक्षण किया गया है, मिशन दिव्यास्त्र। उसका नाम क्या रख दिया गया है, दिव्यास्त्र। यानी अग्नि 5 का नया नाम क्या है, मिशन दिव्यास्त्र है। अग्नि 5 का नया नाम क्या है, मिशन दिव्यास्त्र है। अग्नि 5 का नया नाम क्या है, मिशन दिव्यास्त्र है। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र। उसके बाद इसका जो सफल परीक्षण है वो कहाँ से हो रहा है, जो सफल परीक्षण है वो हुआ है वहीं से होगा, वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से है। ठीक है, हमेशा याद रखना है जितना भी मिसाइल का परीक्षण होता है लगभग जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से होता है। और अग्नि 5 जो MIRV तकनीकी है, MIRV तकनीकी से प्रयोग कर लेने से भारत जो है अमेरिका, यूके, रूस, फ्रांस, चीन जैसे देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए जिसके पास ये तकनीकी है। और इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। अग्नि 5 जो है त्रिचरणीय प्रक्षेपास्त्र, 3 चरणों वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठोस प्ररोधक है। आपको पहले पता है, सतह से सतह पे मार करने वाला है। ठीक है, MIRV तकनीकी क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंसी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है MIRV टेक्निक जो है। ठीक है, ये इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे आइए। प्रथम मेड इन इंडिया। और आप लोगों को ये भी बता दें, बहुत पढ़ने का शौक है ना, तो आगे वाली चीजें पढ़िएगा, जितना यहाँ पे मार्क कर रहे हैं इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम जो बुलेट पॉइंट भी देंगे ना, इतने को देंगे, एक में से 2 3 वर्ड का लिख के देंगे। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की अगर जरूरत है तो पढ़िएगा मेंस के प्री के बाद। चलिए आरओ के लिए प्रथम मेड इन इंडिया ASTD। ठीक है, टग ओशन ग्रेस क्या है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ओशन ग्रेस, ये टग क्या है जी, टग ओशन ग्रेस का उद्घाटन किया गया। ये ओशन ग्रेस का एक 60T बोलार्ड पुल टग है। बोलार्ड पुल क्या है, टग है। ओशन ग्रेस टग बड़े पोत को खींचने वाली छोटी नाव को लगभग अच्छा, ओशन ग्रेस क्या है, मतलब बड़े जो पोत होंगे उनको खींचने के लिए जो छोटी नाव बनाई जाती है उसका क्या नाम रखा गया है, ओशन टग रखा गया। ठीक है, तो प्रथम मेड इन इंडिया जो है टग, उसका क्या नाम है, ओशन ग्रेस है। क्या नाम रखा गया है, ओशन ग्रेस। ठीक है, तो ओशन ग्रेस क्या है, एक क्या है, टग है जो क्या करता है, समुद्र में जो बड़े पोत होते हैं उन्हें खींचता है। क्या है, बड़े पोतों को खींचता है। ग्रीन टच ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2030 तक सभी टगों में कम से कम 50% की ग्रीन टग में परिवर्तित कर देना। जितने भी टग हैं 50% को ग्रीन टग में परिवर्तित कर देना है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, बोटों में मेथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म ईंधन को प्रयोग किया जाएगा। किसको, मेथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म को प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे। जी सर, वो DRDO एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो बता रहे चित्रदुर्ग से किया गया, चित्रदुर्ग है ना। चलिए आप लोगों को देखिए, ऐसे ही तुक्का लगाने का तरीका यही है कि आपको दिमाग में ये रखना कि यूएवी का परीक्षण कहाँ से किया जाएगा, यूएवी जहां से आएगा आपको चित्रदुर्ग चले चलना है। अगर मान लीजिए कोई मिसाइल है परीक्षण आपने नहीं पढ़ा है तो कहाँ चलिए, उड़ीसा के चांदीपुर व्हीलर और इसके पास आ जाइए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के पास आ जाइए। और कोई रॉकेट लॉन्चिंग है तो अभी तक तो मान लीजिए डीआरडीओ का, इसरो का जो है श्रीहरिकोटा में है। और अभी जो नया बन रहा है उस किस राज्य में बन रहा है, नया वाला कौन सा बजा, कौन बताएगा, 100 चीजें पहले। नया तमिलनाडु कहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में नया कहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में रहा है। उसका क्या नाम है, तमिलनाडु में बन रहा है। उसका क्या नाम है, नूतन मैम बताएंगे, उसका क्या नाम है, नूतन मैम, नित्या मैम आप बताइए।
सर कुलशेखरपट्टनम। वेरी गुड, कुलशेखरपट्टनम है, ठीक है। चलिए, कुलशेखरपट्टनम है, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, उसको भूलना नहीं है। चलिए आइए, तो केजी परियोजना जो है, रोहित सर कुछ बोलना है क्या? रोहित सर कुछ बोलना है? चलिए, केजी परियोजना प्रथम तेल टैंकर पोत है। सर ये चित्रदुर्ग वाला क्या बताया, मैं समझ नहीं पाया, फिर से जैसे देखिए, भारत में जितना भी यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का परीक्षण किया जाता है वो चित्रदुर्ग से किया जाता है, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो परीक्षण होता है चित्रदुर्ग से किया जाता है। कभी कभी वहां पर जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर उड़ाने का जो प्रशिक्षण है वो भी वहां दिया जाता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर उड़ाने का जो प्रशिक्षण वहां दिया जाता है। हेलीकॉप्टर यानी प्रशिक्षण, यानी हेलीकॉप्टर मान लो कोई बनाया गया ना, या उसका भी परीक्षण वहीं पे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या विशाखापट्टनम है सर? अरे सर, अभी बता रहे हैं, चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक में है। एक्चुअली सर आवाज कट रही है, पता नहीं नेटवर्क इशू है। सिर्फ आपके पास है और किसी के पास है मेरी आवाज क्या हो रही है? और भी किसी को आवाज की इशू हो रही है मेरी? किसी का स्पीकर बीच में रहता है, इस वजह से दिक्कत होती है। नहीं, स्पीकर की वजह से नहीं, अगर मान लीजिए आप लोगों के पास अगर सिंगल पर्सन के पास हो रहा है, नहीं सर आवाज आ रही है। तो सुनिए, हो सकता हो कि आपके नेटवर्क में कुछ इशू हो, और या फिर हो सकता हो कि माइक, जैसे आप लोग ईयरफोन लगाए हो ना, तो ईयरफोन से भी वॉइस जो होती है कभी कभी कट जाती है, ठीक है, आती नहीं सही से। चलिए, तो प्रथम तेल टैंकर पोत का नाम रखा गया है स्वर्ण सिंधु। स्वर्ण सिंधु क्या है? भारत का पहला तेल टैंकर पोत है। सीधा सीधा बस एक एक लाइन का पढ़ के चलिए। भारत का पहला तेल टैंकर पोत का क्या नाम है? स्वर्ण सिंधु है। इसका जो जलावतरण है, इसको हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है? 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से दिखाया है? कृष्णा गोदावरी बेसिन KGDWN 98-2 ब्लॉक से कच्चा तेल वाहक पोत जो है स्वर्ण सिंधु को हरी झंडी दिखाई है, यानी केजी बेसिन से दिखाई है, केजी बेसिन से, ठीक। केजी बेसिन कहाँ पर, कौन बताएगा? हैंडल कीजिए, केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी जी। नित्या मैम बताइए। सर यही है, कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र है। हाँ, कृष्णा और गोदावरी वाला क्षेत्र ये, ठीक है। तो वहां से लेकर कहाँ आ रहा है? मंगलुरु। कहाँ आ रहा है? मंगलुरु रिफाइनरी के पास आया है, मंगलुरु रिफाइनरी के पास। और जो नव उत्पादित कच्चा तेल है उसका नाम भी दे दिए भाई, KG98/2। प्रश्न बन सकता है KG98/2 क्या है? कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? कच्चा तेल है। KG98/2, KG98/2 क्या है? कच्चा तेल है। क्या है? कच्चा तेल है, ठीक है। इसमें निम्न सल्फर वाले स्वदेशी कच्चे तेल को MRPL में विभिन्न ईंधनों और पेट्रोकेमिकल में रूपांतरित किया जाएगा, यानी निम्न सल्फर वाला है ये ना। और 7 जनवरी 2024 को मारुति कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन के स्थित जो KGDWN 98/2 ब्लॉक में पहली बार तेल को सफलतापूर्वक उत्पादन किए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। तो घोषणा, यहाँ से तेल कौन निकाल रहा है? ONGC निकाल रही है। कौन निकाल रहा है? ONGC निकाल रही है, ठीक है। तो स्वर्ण सिंधु भारत का तेल वाहक पोत है। इसका निर्माण 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010 में, ठीक। इसका निर्माण वर्ष कब है? 2010 है। अब इसको यहीं पे रोक देते हैं 100, ठीक है, यहीं रोकते हैं। और ऋषु मैम, अब मैं एक बार पेपर पहले खोलूं। ऋषु मैम, मेरी आवाज आप सुन रही हैं? जी सर जी। चलिए, बता दीजिए, मतलब क्वेश्चन में गलती थी या फिर वैसे ऑप्शन में? सर एक तो क्वेश्चन नंबर 26 था सर। 26 में? हाँ जी सर। हाँ, सर पूर्वोत्तर भारत का जो पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है सर, ये डिब्रूगढ़ में बना है। और वहाँ ऑप्शन बी दे दिया गया है क्या? सर ऑप्शन ए है, एक मिनट सर, उसमें आई थिंक सर ये तो सर ईटानगर शायद उसमें दिया है सर, मुझे ध्यान नहीं है उसका ऑप्शन क्या था एग्जैक्टली। 26 का रुपया ऑप्शन सी दिया है। 26 सी है जो आंसर क्वेश्चन में, वो ही आंसर दिया गया है, मतलब ऊपर नीचे आंसर ऊपर नीचे हुआ है, सीक्वेंस कर दिया गया है जी। हाँ, ऊपर नीचे हो चुका है। ओके ओके, ठीक है, सर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा फिर। हाँ। और सर एक जो क्वेश्चन नंबर सर 20 है सर, इसमें ना मुझे पर्सनली थोड़ा सा डाउट आ रहा है सर। जैसे जो 2023 वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है सर, वो यूपी में हुआ है ना?
और सर उसमें जो पंजाब था वो टॉपर रहा था। और सर जो 24 वाला है इसमें सर ये गुवाहाटी में हुआ और चंडीगढ़ टॉपर है, तो सर इसमें दोनों ही सही होंगे ना फिर, मतलब पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। तो 20 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन तो दिया सर है? आपने एक जो आपका है वो ए आंसर है, केवल एक सही है। तो सर गुवाहाटी सर 2023 वाला यूपी में हुआ है ना, तो सर ये सही कैसे हुआ सर? जी मैम, अगर आप हाँ ये हो देख लेते हैं, डाउट में है। चलिए तो इसमें फिर ऑप्शन ही बदल देना हम, क्या दिक्कत है? 2023 का। हाँ सर एक्चुअली सर 2023 वाला तो बहुत पुराना हो गया, अगर सर इसको आप 2024 ही कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो सर जो 2024 वाला है वो पूर्वोत्तर भारत के ही 7 राज्यों में हो रहे हैं। सर यूपी वाला हो सकता है यूपी में है तो पूछ ले, 2023 का है, बट सर मतलब थोड़ा पुराना डाटा हो गया, मई 23 में आई थिंक हुआ नहीं, था वो। पुराना डेटा नहीं, देखिए मैम, देखिए यूपी का होता है ना, तो यूपी वाले में तो पुराना डेटा से मतलब ही नहीं है। यूपी में तो 2018 वाला पूछ लेते हैं, ये तो भरोसा नहीं है इन लोगों का। वो वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा ना, 1090 हेल्पलाइन कब लॉन्च किया गया था? मतलब 2012 में लॉन्च किया गया था, डेट पूछ के बैठे थे एग्जैक्ट। मतलब ऐसे प्रश्न मैं देख के तो एकदम अचंभित रह गया कि बताओ यार, मतलब 2012 की डेट एग्जैक्ट कौन याद रखे बैठेगा? ईयर पूछते तो एक बार तुक्का भी लगाते, अब वो भी डेट भी दी है तो एकदम एग्जैक्ट 9, 10, 11, 12 आओ पकड़ो। मतलब ऐसे प्रश्न आयोग जो है ना कभी कभी कच्चा देता है। और ठीक है, फिर उसको सही कर देते हैं। एक जी सर, बाकी तो सर सही है। इसको हम 20 नंबर बोल रही थी ना आप? हाँ जी सर, 20 नंबर तो खेलो इंडिया गेम्स वाला। तो इसको हम 2020 की जगह पे 2023 की 2024 कर देते हैं। और किसी को प्रश्नों में कोई डाउट हो? सर फिर इसमें दोनों सही हो जाएंगे सर, आपको ऑप्शन भी चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन सी कर देते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर। 20 में ऑप्शन सी कर देते हैं ना। 20 में ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और किसी को? सर 2023 वाला यहीं पर हुआ है, गुवाहाटी में ही हुआ है। तो 2022 वाला हुआ था यूपी में, 2022 वाला का आयोजन 2023 में किया गया था। यस सर, डीले चल रहा है ना ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 सही है। जी मैम, अभी देखिए, अभी इन लोगों ने बताया तब दिमाग आ गया मेरा भी। 2022 वाला जो था 2023 में हुआ है, 2023 वाला 2024 में हुआ है, ठीक है मैम। ये तो सर हाँ एक साथ डिले चल रहा है सर, सही है। वो सही, सुनिए अभी मैं भी एकदम इसको डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। इस पे जानती क्या है, अभी मुझे देखिए दिमाग आ गया इसमें। जैसे ओलंपिक खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 था, उसका नाम क्या रखा गया? हुआ 21 में लेकिन बोला गया 2020, ठीक है। वही इसके साथ है। ये जो कोविड वाला नहीं हुआ था मैम एक बार 2021 वाले में, तो उसमें नहीं हुआ कोविड के दौरान, तो उसकी वजह से डिले चल रहा है। 2022 वाला 2023 में, 2023 वाला 2024 में, ठीक है। इसको भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ फिलहाल। लेकिन सर नाम तो उसका वही है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-22। खेलो इंडिया 2000 यूनिवर्सिटी गेम 2024 वाला सर यही हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, चंडीगढ़ हुआ उसमें। सर अगर आप गूगल सर्च कर रहे हैं 2023 वाले को, तो सर वो यूपी तो दिखा रहा है सर उसको। अच्छा, गूगल सर्च में वो एरर है, आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, नितिन मैम रुक जाइए, अभी मैं कर देता हूँ क्लियर बाद में, ठीक है। इसको अभी फिलहाल जो है वही, तो यहाँ पे तो हम डार्क फाइल में कर लेंगे, पेपर में तो वही रहेगा अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए फिर इसको करते हैं। और किसी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? इसमें विश्व आर्द्रभूमि सर ये वेटलैंड दिवस की वो थीम पूछी है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग है, बस वर्ड का डिफरेंस है, इसमें वेलफेयर लिखा है, उसमें वेलबीइंग है। एक बार अगर कोई कंफर्म कर दे तो। नहीं, वेलबीइंग ही है, वेलबीइंग है कंफर्म। वेलबीइंग ना? जी चलो ठीक है, वेलबीइंग है, वेलफेयर नहीं वेलबीइंग है। ठीक है। वो ट्रांसलेट करने में हो ही जाता है, कुछ तो आ ही जाता है। लेकिन अब तो आप लोगों को ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है?
इंग्लिश में समझ में आ जाता है सर। अच्छा, इंग्लिश वाले मैम ऐश्वर्या मैम आप लोग बताइए, ऐश्वर्या मैम और अमन सर, नितिन ना, जो लोग इंग्लिश में करते हैं, मतलब सब पहले से काफी अच्छा है। पहले से काफी अच्छा है। चलिए ठीक है फिर। और कल आप लोगों की अगर अनुमति हो तो कल यूपी स्पेशल डाल दें पूरा, मतलब यूपी स्पेशल सिर्फ करंट नहीं रहेगा, उसमें कई सारी चीजें रहेंगी। डाल दीजिए सर। कल यूपी स्पेशल करा दें, और वो हम सोच रहे हैं कि पूरा यूपी में जो प्रश्न आया है उससे रिलेटेड उठाएं अभी, ठीक है, पीछे का, और फिर उसके बाद फिर करंट अफेयर्स को डालें। ठीक है, आज जैसे आप लोगों ने देखा कि मतलब 7-8 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का डाला था मैंने, ठीक है, और हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग अगर देखेंगे शुरुआत के 10 प्रश्नों में से 6 या 7 यूपी के थे ना। हेलो, आप लोग बोलना क्यों बंद कर दिए? ठीक है सर। हाँ, शुरुआत के 6 या 7 प्रश्न जो थे यूपी स्पेशल से थे, तो इन्हें आप लोग मतलब एक बार फिर से दोबारा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न इनसे बन जाए ना। जैसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को कब लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 घरों पर सौर छत कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा, कौन बताएगा? हल करने वाराणसी में किया जाएगा, ठीक है। और सौर सिटी के रूप में किन्हें 2 पायलट प्रोजेक्ट रूप में चुना गया है, सौर सिटी के रूप में? अयोध्या और वाराणसी। अयोध्या और वाराणसी है, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम चीजों को मतलब ऐसे यूपी स्पेशल से संबंधित को नोट करके चलना है हम लोगों को। चलिए ठीक है, फिर अभी मैं जो अभी खेलो इंडिया वाला है उसको मैं एक बार क्लियर करके डाल देता हूँ वेबसाइट वाला, ठीक है। और किसी प्रश्न में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? हेलो, नहीं सर, बाकी सब सर नहीं। अच्छा चलिए, अब तो टाइम बहुत हो गया है। अब मतलब जो हमने लोक नृत्य वाला, लोक है सारी, क्या था, मेला था ना, मेले का बताना था ना कोड। अब कल बताते हैं, आज बता दे, कल बताएं, जैसा भी आप लोग बताइए। बता दीजिए सर अभी। टाइम बता दीजिए सर। टाइम लगेगा, फिर सारा एक साथ होता है। कोई नहीं सर, 20 मिनट लगेगा, हो जाएगा। सर आपके लिए 20 मिनट ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है कल करिए सर, कल करिए। हाँ कल कर देंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में है, जल्दी उठना पड़ता है। हाँ जी मैम, हमको 5 बजे उठना भी है सर। हम जान रहे हैं ना, इसीलिए हम बोले कल करेंगे। जी मैम। लेपर्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, मतलब लेपर्ड कौन सा, स्नो लेपर्ड या फिर ये वाला? नहीं, जो आज के क्वेश्चन में दिया था तो, वाला 18 नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बात कर रही है डेंसिटी सर। अच्छा, घनत्व वाले की बात है। सरिस्का में है सर हाईएस्ट। सरिस्का, अच्छा हाँ, वो अभ्यारण्य वाले में होगा, तो फिर ऐसे सरिस्का है। राजस्थान वाला में बदला हुआ था उत्तर। अच्छा चलिए, हम इसको कल बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। जो झीलें हैं और ये लोक नृत्य है, धुरा काबू, और ऐसे मैंने कोड बनाया, धुरा काबू बद देवा का हाका है ना। 2-4 अक्षर बोलने पे काम हो जाता है कि ब्रज में कौन सा है और बुंदेलखंड में कौन सा है, ठीक है। और आज आप लोगों को एक चीज और, हाँ सुनिए, ये वाला जो था आप लोगों को पढ़ने में आ गया था, मैं बहा पसमामा ना अल्ली चाई संयु ओभा में चीता ची अपब्रा ना बोशा मोमेडा आस्टेटोंगो, और उसके बाद था इको ब्रा गैकाका यूकेशो माई की साटो, और फिर यूके फास अमाबू घाटो। ये आप लोगों को पढ़ने में आ रहा था, या फिर आप लोग अगर उसको खोल लीजिए जो आपको पास भेजा गया था, और उसको कैसे पढ़ना बस उसको देख लीजिए। आप लोग जो भी कोड बना रहे हैं, कोड बनाते समय इस चीज को भी ध्यान रखिए कि भविष्य में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। कोड जितना भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो अपना सरल भाषा में बना देते हैं भले ही, लेकिन अगर मान लीजिए कभी पश्चिम से पूरब क्रम पूछ ले या पूरब से पश्चिम क्रम पूछ ले, तो वो कोड जो है धरा का धरा सही रह जाएगा, ठीक है। वो जो धरा है ना, वो धरा पे ही धरा रह जाएगा, हमारे काम नहीं आएगा। इसलिए कोड जब भी बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसका एक सीक्वेंस बनाइए, या तो उत्तर दक्षिण बनाइए या दक्षिण उत्तर बनाइए, पूरब पश्चिम बनाइए या पश्चिम पूरब बनाइए। जैसा कि आप लोगों को आज ऊपर भी एक वीडियो मैंने डाला था, जो यूट्यूब चैनल का लिंक था, जिसमें था कि उत्तरी जो सॉरी आर्कटिक के पास जो सागर है, आर्कटिक महासागर के पास जो सागर है, उनका जो क्रम था पूरब से पश्चिम था। इसके बाद जो ये कर्क रेखा पर स्थित देश है,
कर्क रेखा पर स्थित देशों का जो क्रम है पश्चिम से पूर्व है। मैं बहा पस मामा ना अल्ली चाई संयु ओ भा मा चीता। ठीक है, पढ़ना ऐसे, मैं बहा पस मामा ना अल्ली चाई संयु ओ भा मा चीता। नित्या मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर कल को जो टेस्ट होगा वो यूपी स्पेशल करंट हुआ होगा? नहीं मैम, करंट का स्टैटिक रहेगा, पूरा स्टैटिक रहेगा अभी। ओके सर। क्योंकि यूपी स्पेशल आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो देख लें कि यूपी स्पेशल कितना आप लोगों का हो रहा है। क्योंकि करंट लगातार 4 दिन हो गया ना, तो कल सोच रहे हैं कि स्टैटिक एक बार देखें और कहाँ पे आप लोगों का लेवल चल रहा है यूपी वाले में। ठीक है, क्योंकि हर चीज पे ध्यान देना है। और हाँ, थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं कोर ग्रुप पे। कोर ग्रुप पे कई दिन से चर्चा नहीं हो रही है। कोर ग्रुप में कितने लोगों का टॉपिक डेली का पूरा हो रहा है, एक बार हैंड रेज कीजिए पहले। कितने लोगों, चूंकि अब तो बहुत कम टॉपिक दिया जा रहा है। चलिए, अभी कोर ग्रुप में 95 लोग हैं और सिर्फ 10-12 लोगों का खाली टारगेट पूरा हो रहा है खाली। चलिए, तो जिन लोगों का पूरा हो रहा है उनमें से नीलिमा मैम बताइए आपको, मतलब अब पहले से और अब में क्या डिफरेंस दिख रहा है?